All right. So, okay, many of the students have already connected. Okay. All right. So, on which type of data set we are working today? So, if you want to get this data set, you can simply click on this and you can download by yourself as well. तो ये UCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनके इनके से डाटा ये ऑथेंटिकेट हुआ है। आप यहाँ से बिल्कुल डाटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। इनके बहुत सारे डाटा सेट्स हैं। You can go into view all data sets, or you can go to the specific one, or simply download from anywhere. यहाँ से आप data set बिल्कुल download कर सकते हैं, and this is the only source where I can find the proper data set for clustering. And clustering का data set जल्दी से मिलता ही नहीं है, क्योंकि मिलता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा complex मिलता है, और ये भी बहुत ज़्यादा कोई complex ही मिला है. So but we will be working on this data set, और हमारे इसके तकरीबन कोई 5 steps हैं. 20 मिनट का ये कह लें कि एक स्टेप होगा, या 15 मिनट का हर एक स्टेप होगा. बट डेटा प्रिपरेशन इज अ बिट लॉन्गर स्टेप, और मॉडल बिल्डिंग के बाद कुछ एनालाइज होगी हमारी, एंड इट गोइंग टू बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो दैट इज व्हाई आई हैव शेयर्ड द सोर्स कोड वन और अर्ली बिफोर द वर्कशॉप, और मैंने ये कहा कि एक दफ़ा रिव्यू कर लें. एंड नॉट जस्ट दैट, कि मैंने ये भी कहा था कि प्लीज़ स्टडी K-means hierarchical and all type of clustering algorithms before this workshop, so you can easily understand this workshop today. तो हम start करते हैं बिल्कुल. I don't know why today on it's not getting mount my drive by this button. तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है. जब मैं यहाँ पे ये बटन दबाता हूँ और ये यहाँ पे ये बोलता है कि भाई ये खुद से सेलेक्ट करता है, बोलता है run this cell to mount your Google Drive. So it is by default. I don't know if there's something change in their code, in their software. I don't know, but this code is nothing, just to mounting my drive, and it has nothing to do with you as well, as far as you don't need to mount your drive. Okay, so let me know if my quality is good or not. हर तरह से मुझे aware करते रहिएगा. If my quality is getting drop or anything else, I will try to fix it. I will do everything best which is possible. All right, so getting further, so our first step, which is reading and understanding and data. तो उससे पहले हम कुछ अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे. सो वी आर इंपोर्टिंग सम रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज फॉर डाटा फ्रेम एंड विजुअलाइजेशन. अच्छा, उससे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं दैट व्हाट इज कस्टमर सेगमेंटेशन. जब हम कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इट्स टोटली अबाउट RFM. व्हाट इज RFM? RFM मींस रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मेच्योरिटी. अब ये होता क्या है, अगर मैं थोड़ा सा आपको उसको ब्रीफ कर दूं ऑन द इंटरनेट. RFM in business. RFM बहुत सारी चीज़ें होती हैं. So RFM meaning in business, or you can say business intelligence. So recency, frequency and monetary. So these are the three things, और ये तीन चीज़ें क्या होती हैं? These are particular scores. like frequency means कि कितनी दफ़ा आया, monetary means कितनी cost हुई. इस तरह की टोटल चीज़ें हैं जो अभी हम आके जाकर देखेंगे. तो ये यहाँ पे जाके जब बिल्कुल हमारी एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप जो हम एनालाइज कर रहे होंगे, बेसिकली वही यही तीन चीज़ हम इस डेटा सेट की मदद से आप देख रहे होंगे. डेटा सेट कितना बड़ा है और आज कितना ही ख्वारी होने वाली है आप सब लोगों की. ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है. तो लेट मी मूव अपवर्ड्स. तो यहाँ तक हमें आना है, विच इज़ आवर फाइनल स्टेप, और हम इन्फ्रेंस हमारा होगा कि हमने क्या हासिल किया, हमने क्या एनालाइज किया by observing these visual plots and so many things. You can say whisker plot as well. These will be our hierarchical plots, and these will be some k-means thing we'll be having here. But let's start with the initial, of course. तो एक ओवरव्यू दे दिया दैट व्हाट इज RFM. RFM एक बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस का एक वे है टू सेगमेंट द कस्टमर्स. तो ये RFM बेसिकली एक फैक्टर है, एक लिस्टेड फैक्टर है. मतलब एक तो होता है ना फ्रीक्वेंसी, कि कौन सा कस्टमर जो ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, कौन सा कस्टमर कितना. अब कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो रोज आ रहे हैं लेकिन वो 1 रुपए की टॉफी लेके जा रहे हैं. कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो महीने में एक दफा आते हैं और वो कोई ना कोई गाड़ी खरीद के चले जाते हैं. सो विच इज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू यू, इट डिपेंड्स, इट मेक्स मोर वैल्यूएबल कस्टमर. ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है. अब फॉर एग्जाम्पल, there is a person who is buying a thing which costs 20,000 rupees per month, और एक बंदा ऐसा है जो साल में एक दफा आता है आपके पास और 2,40,000 की चीज खरीद के चला जाता है. सो यू आर गोइंग टू गिव द
सेम इम्पोर्टेंस टू बोथ पीपल, डजेंट मैटर, बिकॉज आपका टोटल रेवेन्यू दोनों बराबर ही जनरेट करते हैं। एक बार बार फ्रीक्वेंट है, एक एक दफ़ा आ रहा है, बट दे इन टोटल आर गिविंग यू द सेम अमाउंट ऑफ मनी। ऑलराइट, सो ये एक RFM का फैक्टर्स हैं जो कि आगे जाके हम देखेंगे in our customer segmentation. But before, let's just import the libraries. So we are importing NumPy as NP for arrays and arithmetics. We are importing pandas and PD for data IO. We are importing matplotlib.pyplot as for data visualizations. And we are importing Seaborn for advanced data visualization. We are importing यू कैन से डेट टाइम फॉर डेट टाइम्स, और डेट टाइम एक डेटा टाइप है और इसमें कुछ अपने एट्रीब्यूट्स फंक्शंस भी हैं जो डेट टाइम से रिलेटेड होते हैं पाइथन के अंदर। इट्स ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा टाइप, विल सी दैट लेटर। Then we are reporting sklearn in case we need to use any sort of method apparently to all these. Otherwise जो हमारे must use है वो तो हमने already import कर लिए हैं, like from sklearn preprocessing import standard scalar for preprocessing a data set. Then we have used sklearn cluster for k-means. Then we have used silhouette score from sklearn.metrics. this कौन सा score होता है ये भी हम आगे जाकर देखेंगे। Then we have imported linkage metrics from SkyPad cluster hierarchy for linkage. तो मतलब ये हमने इसमें से बेसिकली इंपोर्ट किया है। मैं चाहता तो तीनों एक जगह लिख देता, लेकिन कमेंट्स डालते वक्त मैंने तीनों को तीन जगह सेपरेट कर दिया ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, नॉट अ बिग डील। तो ये लिंकेज मैट्रिक्स के लिए ये डेंड्रोग्राम हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ से हमने कट ट्री इंपोर्ट कर लिया, एंड वी गोना सी एवरी सिंगल थिंग इन आवर कमिंग सेल्स। ऑलराइट, सो बेसिकली कटकरी अगर इस तरह अगर आपको एग्जांपल दी जाए, सो दैट व्हाट इज कटकरी, तो कटकरी इज लाइक एन एरे इंडिकेटिंग ग्रुप मेंबरशिप एट ईच एग्लोमेरेशन स्टेप। जो भी डेंड्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक एक स्टेप होगा ना, तो किस तरीके से ट्री कट हो रहा है तो उसको आगे जाके हम देखेंगे। ऑलराइट, then we are moving to next step in which we are importing the data set on which we have to perform our analyze today, which is based on RFM. तो भाई यहाँ पे डेटा सेट है। आई डोंट नो व्हाई माय CSV फाइल वाज नॉट प्रॉपर्ली encoded in this, that is why I had to find the encoding version of this data set. मुझे encoding version मालूम हुआ कि भाई encoding version ये है, तो फिर मैंने encoding version यहाँ डाला, and then I was able to explore the data set. अगर आपके पास चल जाए तो no worries, लेकिन नहीं चले तो यहाँ पे encoding मुझे डाल दिएगा क्योंकि मेरे पास ही चल रहा था, आई डोंट नो व्हाई। सो यहाँ पे इनकोडिंग डाल दी है मैंने, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि सेपरेशन। मजे की बात ये है कि कॉमन सेपरेटेड फाइल जो होती है हमारे पास, उसका बाय डिफॉल्ट कोमा ही होता है सेपरेटेड, लेकिन मुझे कोमा फिर भी मेंशन करना पड़ा तो ताकि इसमें कोई एरर जनरेट ना हो। दैट इज व्हाई आई हैव इंपोर्टेड दिस, आई हैव मेंशन दिस पैरामीटर एज वेल। सो लेट्स सी अ डाटा सेट। फर्स्ट 10 लाइंस अगर हम अपने डाटा सेट की देखें, दैट व्हाट वी आर हैविंग इन अ डाटा। So in the first we are having invoice number, then we are having stock code, then we are having description, then we are having quantity, then we are having invoice data, then we are having unit price, then we are having customer ID, and then we are having country. तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ यूज़फुल हो सकती हैं अगर देखा जाए। अब वैसे जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली वो फीचर्स इग्नोर कर देते हैं, जैसे लाइक दिस इनवॉइस नंबर, स्टॉक कोड। लेकिन आज इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो दिखने में लग रही होंगी कि ये इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बट इट विल बी हैविंग अ ह्यूज बेनिफिट इन दिस एनालाइज, क्योंकि इनवॉइस नंबर से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लाइक इफ़ customers are having same invoice number, so we can if more than two products are having same invoice number, तो मतलब वो एक ही ट्रांजेक्शन में से खरीदी गई हैं। we can analyze this as well. Alright, go away from here, I don't know, okay, मेरे पास अजीब सा पॉपअप खुलकर आ गया था। ऑलराइट, सो ओके, ये डाटा को एक दफ़ा आप देख लें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारे पास वो चीज़ें हैं जो बेसिकली वो खरीदी गई, क्वांटिटी है उनकी। देन वी आर हैविंग इनवॉइस डेट, वी आर हैविंग यूनिट प्राइस, मतलब पर आइटम क्या प्राइस है। एंड यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी हुई थी अबाउट विच आई वाज सो वरीड कि यार क्यों, उसकी वजह से काम बढ़ गया बिला वजह हमारा, और ज़्यादा काम नहीं बढ़ा, बस छोटा सा काम बढ़ गया। वो काम ये था कि हमारे पास टोटल अमाउंट नहीं लिखी हुई थी किसी चीज़ की। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज बाउट white hanging hut
टी लाइट होल्डर, इट कैन बी एनीथिंग, ट्यूब लाइट होल्डर जो भी है, तो टी लाइट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ट्यूब लाइट हेयर। तो 6 उसने खरीदी हुई है, बट इट्स रिप्रेजेंटिंग 2.55 द यूनिट प्राइस ऑफ दैट आइटम, इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का अगर एक कॉलम और हो जाता हमारे पास तो बहुत अच्छा हो जाता, बट वी आर नॉट हैविंग दैट हेयर। अभी हम ये नहीं मालूम कर रहे कि फ्रॉम विच रीजन वी आर हैविंग द पीपल, लेकिन तो इसलिए यूनाइटेड किंग के ऊपर अभी तक गौर नहीं करें। बट कस्टमर आईडी इज आल्सो इम्पोर्टेंट के कौन से कस्टमर्स, which is helpful to differentiate between customers, and there are so many things। quantity और unit price हमारे लिए काम आएगा to know the amount, invoice number हमारे पास काम आएगा to know the number of transactions, और customer ID हमारे पास काम आएगा to understand or to know about the number of customers, or to differentiate those customers between। All right, this line हमने देख ली, you can also see it very clearly, and then we'll see that how many rows and columns we are having। So all right, wait, okay, so retail dot ship हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। retail dot ship प्रिंट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया 541909 और 8। इसका मतलब क्या है हमारे पास, क्या अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट 8 रोज है, सॉरी 541,000 रोज हैं, ऑलमोस्ट 542,000 ही है। और उसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास कॉलम्स है, रोज इनटू कॉलम्स। तो हमारे पास कोई अच्छे खासे फीचर्स हैं जो मशीन लर्निंग के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही होगा। तो असल में ज़्यादा इसलिए होगा बिकॉज के मीन्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टाइम ज़्यादा ले लेती हैं। सेम एट हायरार्किकल क्लस्टरिंग टाइम ज़्यादा ले लेती हैं, स्पेशली द लिंकेज मैट्रिक्स थिंग, वो बहुत टाइम ले लेता है जब आप ज़्यादा डेटा में कैलकुलेट कर रहे हो तो। सो वील सी दैट कि क्या होता है कि जाके हमारे पास इतना डाटा है कि अगर प्री प्रोसेसिंग करते वक्त हमारा 1 लाख भी डाटा ज़ाया हो जाए तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बिकॉज डाटा ही कुछ इतना है। लेकिन जब हम इसकी ग्रुपिंग करने जाएंगे ना, अभी डाटा इतना इसलिए है क्योंकि जब हम इसकी ग्रुपिंग करने जाएंगे विद डिफरेंट फीचर्स जो आगे जाके हम देखेंगे, तो ये डाटा कम होते 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 कोई 10 या 5% पे से भी कम में आकर रुक जाएगा, शायद 1% पे आके हमारे पास 1% डाटा बन जाएगा एक तरीके का, जो अभी अमाउंट दिख रही है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो। All right, we'll see the some information regarding each column in a data set। तो यहाँ पे अगर हम information देखें, so in here we are having 541,909 entries from 0 to this index, और टोटल 8 कॉलम्स हमारे पास, मतलब हमारे पास टोटल इतनी रोज हैं, टोटल इतनी एंट्रीज हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब इतनी एंट्रीज तो हमारे पास हैं, लेकिन जब मैंने गौर किया इसलिए क्योंकि मैंने लगा शायद सारी क्लीन होंगी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि भाई क्लीन नहीं है, तो दोबारा मुझे काम करना पड़ा इस पे। और था क्या कि भाई इनवॉइस नंबर के अंदर 541,909 नॉन नल तो हैं, स्टॉक कोड में भी हैं, डिस्क्रिप्शन में कम है। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसकी हमारे पास डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, और कुछ नहीं अच्छी खासी हैं, लाइक मोर देन 1,000 और नियरली 1,500 हमारे प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनकी हमारे पास वैल्यूज मौजूद ही नहीं है, तो तभी यहाँ पे वैल्यूज जो हमारे पास हैं कम रिप्रेजेंट हो रही हैं। देन क्वांटिटी इज ऑल मेंशन, इनवॉइस डेट इज ऑल मेंशन, यूनिट प्राइस इज ऑल मेंशन, country is all mentioned, but the customer ID is not mentioned for all the people। अब customer ID is the major thing, कि customer ID तो मेन चीज़ होती है कस्टमर को सेगमेंटाइज करने के लिए। अब हमारे पास अब ये ना कोई वैल्यूज नहीं है, मतलब इस तरह बात की जाए जैसे अब डिस्क्रिप्शन हो गई या कस्टमर आईडी हो गई, यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि इनका मीन निकाल लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है। अब कस्टमर आईडी में बेशक हमारे पास नंबर्स जरूर मौजूद हैं, बट ईच आईडी इज रिप्रेजेंटिंग a different person, if they are not representing any sort of calculation or computation। तो कस्टमर आईडी जो है ना हमारे पास, जो हमारे पास जिनकी कस्टमर की पहचान ही नहीं है, वी मे हैव टू इग्नोर दोज गाइज। आगे जाके देखते हैं, मैंने कुछ कोरिलेशन ड्रॉ कर रखे हैं इफ यू वांट टू नो इट, टोटल कितने कितने हैं इनमें। मतलब अभी कस्टमर आईडी को इसलिए ले लिया इसने क्योंकि कस्टमर आईडी बेसिकली इसमें हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर्स हैं, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन सी हियर फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर हमारे पास यहाँ पे। बट एज यू कैन सी, एज यू कैन assume that customer ID cannot be in numbers। It's of course they are not the computational numbers, they are
numbers for the identity, so they should be transformed into string later on. All right. So अब हम करेंगे, हम अपने स्टेप 2 पे चलेंगे. तो in first 20 minutes we have completed our you can say our first part. Alhamdulillah, we are on time. Then on second set of 20 minutes, अच्छा किसी को कोई confusions है तो वो notepad पे लिखता जाए, because today we have very less time. So I will be breaking my time after 40-30 minutes. और सारी कन्फ्यूजन को एक साथ ही मैं आंसर करता चला जाऊंगा. ठीक है, एक पेपर पे या स्टिकी नोट पे कंप्यूटर को खोल लें. आई होप कि मोबाइल पे ना ले रहा हो. इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस टू अटेंड वर्कशॉप ऑन मोबाइल. तो बस पेपर पे कहीं पे लिखते चले जाएं. कोई भी कंफ्यूजन हो तो आई एम गोना आंसर इट लेटर, या Q&A में डालते जाए, मैं सारे एक साथ आंसर कर दूंगा, एक ही बात है. ऑलराइट, सो नीचे आते हैं डाटा क्लीनिंग के पार्ट के ऊपर. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि इसमें कितनी % हमारे पास जो है ना मिसिंग वैल्यूज मौजूद हैं. अब अगर यहाँ पे आप देखें इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला कोई प्री डिफाइंड फार्मूला नहीं है, ये हमने फार्मूला खुद बनाया है. और इस फॉर्मूले में हो क्या रहा है, जो कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा गौर से देखना है. और लाइक टीम इज सेइंग मी दैट माय इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो. लेट मी सी. Please acknowledge me that if I am clearly visible or not, because team is saying me that my screen is blurred. All right. So nahi, okay. Someone has asked an anonymous person, I have seen the Q&A, that if header is equal to 0 and header is equal to none is same. No bro. यहाँ पे जो हमने header is equal to 0 लिखा हुआ है, ये असल में इनको कॉलम्स में नहीं ले रहा था. I don't know what type of format this file is having here, लेकिन मुझे यहाँ पे header is equal to 0 से लिखना पड़ा, which was new for me as well today. यहाँ पे header is equal to none लिखते हैं तो उससे headers हमारे इग्नोर हो जाते हैं. header is equal to 0 लिखते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट पेज होती हैं वो एज अ heading count हो जाती है. That is why we have mentioned header is equal to 0. Okay. Now getting back to data cleaning part. Okay. Calculating the missing values or percentage percentile of contribution in our data frame. So what we have to do, we have to simply take this data frame, and what we have to do, या इसको आप कह लें एक वेरिएबल है, सीरीज है, जो भी आप कह रहे हैं इसको. इसमें हमने ये राउंड का फंक्शन क्यों लगाया है, क्या कर रहा है, पहले हम स्टार्ट करेंगे सब छोटे फंक्शन से, और वो है हमारा रिटेल डॉट इजनल. रिटेल डॉट इजनल क्या कर रहा होता है हमारे पास, रिटेल डॉट इजनल बता रहा होता है हर पॉइंट पे जाके कि कहाँ कहाँ हमारे पास नल वैल्यू आ रही है. वो बेसिकली एक इंडेक्स रिटर्न कर देगा, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स रिटर्न कर देगा. अगर हम इसको सबका सम निकाल लेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, हमें ये मालूम हो जाएगा कि टोटल हमारे पास कितनी नल वैल्यूज हैं. अब हमारे पास ये जो चीज़ मालूम होती है ना, ये पर कॉलम मालूम होती है. अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखूँ ना, लाइक लेट मी शो, अगर मैं इसको इस तरह भी लिखूँ ना, यहाँ पे ये लिख दूँ, तुम्हारे पर कॉलम कितनी नल वैल्यूज हैं वो सब हमारे पास आ जाएंगी. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एज वेल. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं लेंथ से. किसकी लेंथ से, रिटेल की लेंथ से. रिटेल की लेंथ क्या थी हमारे पास, 541909, जो हमने ऊपर देखी थी, ये हमारे पास टोटल इसकी लेंथ थी रिटेल की. तो ये हम इसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज. हमें परसेंटेज इसकी फाइंड करनी है. अब यहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि कितने पॉइंट्स हमें दिखाना है. अगर मैं 3 लिख दूंगा तो ये 3 पॉइंट दिखा देगा, 4 लिख दूंगा यहाँ 4 पॉइंट दिखा देगा. लेट मी जस्ट शो यू कि टेल इज नल क्या कर रहा है, और फिर हम उसके अलग से जो हमने जो लाइन निकाली है उसको हम क्या कर रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट, ओके मैंने लगता है सारे शायद ही रन कर दिए, बट नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे जब हम ये कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास पर कॉलम कितनी नल वैल्यूज मौजूद है हमारे पास वो लिखा आ जाता है. बट एक ही बात है, आप ये मालूम कर लें या ये मालूम कर लें कितनी % नल वैल्यूज हैं, तो एक ही बात है. अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो तकरीबन 25% वैल्यूज यहाँ पर ऐसी हैं कस्टमर आईडी की जो हमारे पास मौजूद नहीं है, और यहाँ पे तो जस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट है डिस्क्रिप्शन की. तो ये जो है ना, हमें काफ़ी डाटा लॉस करने के अंदर बहुत मदद करेगा, क्योंकि इस वजह से हमें काफ़ी डाटा लॉस करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट कंप्यूट मीन मीडियन इन दिस सिनेरियो, एंड आई डोंट वांट टू जनरेट आर्टिफिशियल डाटा राइट नाउ, बिकॉज वी आर नॉट एट सच एडवांस स्केल. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके हमने डिवाइड कर दिया टोटल लेंथ से,
2 डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास आने चाहिए, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको 100 से, तो हमारे पास एक तरीके के परसेंटेज आ गए, जो कि परसेंटेज का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमने उसको राउंड कर दिया है, एंड नाउ हियर वी आर हैविंग राइट, ये हमारे पास ये आ गई है। अब ये जो 2 है ना, ये बेसिकली राउंड का ही 2 है, ये राउंड के मेथड का 2 है। यहाँ पे हम वो वैल्यूज डाल रहे हैं जो हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे हम 2 डाल रहे हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यूज बन रही होंगी ना, ये उसको राउंड राउंड ऑफ कर रहा है, और 2 डेसिमल पॉइंट हमें उसके दे रहा है। तो 2 डेसिमल पॉइंट हर कॉलम से हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, you can see here it as well. Then what we will do, we're gonna drop all the rows which is having missing values. हम एक एक कॉलम को इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे कि पूरी डिटेल के अंदर अगर हमारे पास जहाँ जहाँ भी नल वैल्यूज मौजूद है, वहाँ उसकी हम सिंपली ना पूरी की पूरी रो को हमें ड्रॉप कर देना, क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत है, तो कंजूसी तो करनी नहीं है बिल्कुल आज हमें, क्योंकि और वैसे भी उसके अलावा कोई चारा नहीं था हमारे पास टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ सिंपल मैनर। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है, बट नॉट इन अ सिंपल मैनर। तो और उस लेवल पे अभी वाकई जैसे क्योंकि हम है ही नहीं, तो आज वैसी बहुत सारी मुश्किल चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो आज हम उसको नहीं करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ों को हम ड्रॉप कर दिए। ऑलराइट, तो उसके बाद ड्रॉप करने के बाद अगर हम यहाँ देखें तो डिटेल डॉट शेप करने के बाद हमारे पास टोटल रोज इतनी आ रही हैं, और कॉलम हमारे पास इतने आ रहे हैं, तो मतलब हमारे पास अच्छी खासी रेशियो है ऐसी, जो नल वैल्यूज की वजह से हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है। ऑलराइट, हाँ ओके, गुड क्वेश्चन, दैट व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग नल वैल्यूज फॉर ईच कॉलम। हम जस्ट ये मालूम कर रहे थे सिंपली कि कितना मिसिंग वैल्यूज की कंट्रीब्यूशन डेटा सेट के अंदर। आपकी मर्जी, आप सिंपली सिंपली ये चला दें। अब अगर किसी डेटा सेट के अंदर होता है ना 90%, तो फिर बड़ी ख्वारी हो जाती है, फिर हम सिंपली ड्रॉप एन नहीं कर सकते, तो फिर हमें कुछ डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क की कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती टू जनरेट डेटा आर्टिफिशियली, और वो बहुत कोई लंबी प्रोसेस थी, फिर ये हमारी हमारी वर्कशॉप के लेवल का काम नहीं रह जाता, फिर ये थोड़ा एडवांस लेवल पे काम हो जाता। तो यहाँ पे 25% है, तो नो वरीज, हम इस डाटा को बर्दाश्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप इस सेट को परफॉर्म ना भी करें, इट विल नॉट मेक अ प्रॉब्लम फॉर मशीन लर्निंग। ऑलराइट, दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ से नल वैल्यूज रिमूव कर दिए हैं। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ कस्टमर आईडी एज पर आवर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कस्टमर आईडी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, बाद में कर लो पहले कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी नंबर्स थे ना, उनकी हमने टाइप किस में चेंज कर दिए, स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दिए। ये जो एस टाइप होता है ना, मतलब उसकी तमाम वैल्यूज को ये स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देगा। तो अगर आप चाहो तो उसको व्यू भी कर सकते हो, ऐसे रिटेल लिख के, और यहाँ पे लिख दो कस्टमर आईडी। दिखने में ही बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, why this not happened, wait, taking time in running, I don't know why। असल में डेटा सेट बहुत लंबा है, so it of course will be taking some time in running each single cell। जब फारिग होगा तो हम बाद में देख लेंगे कि क्या प्रिंट तो उसने वही करना है, बट मे बी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद वो स्ट्रिंग बना के प्रिंट कर दे, क्या कर दे, आई एम नॉट श्योर कि किस तरह से दिखाएगा, शायद वही दिखा दे। So here we have done our part 2 as well. Very easily now we are moving to our major part, which is a huge one. लेकिन उससे पहले मैं क्यों ऑब्जर्व कर लूँ, तब तक शायद ये रन भी हो जाए। असल में मेरे ख्याल से ही आखिर में अभी तक कोई सेल रन हो रहा है, क्योंकि मैंने सारे सेल साथ रन कर दिए थे। शायद हाँ, अभी ये सेल रन नहीं हुए। मैंने कहा था ना डेटा सेट इतना बड़ा है कि मशीन लर्निंग को परफॉर्म होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो आज हम कुछ एल्बो मेथड्स और दूसरी कुछ टेक्निक्स भी देखेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड वन। ऑल राइट, कस्टमर आईडी की एरर, व्हाई इट्स गिविंग कस्टमर आईडी, या तो आगे जाके मैं चेंज कर दिया हो शायद, आई डोंट नो व्हाई। लेट मी जस्ट सी इट अगेन। ऑलराइट, just shift enter shift enter shift enter shift enter shift enter shift enter shift enter, and then we are going to, if we still are having the same problem, then we have done something wrong। why it's giving error, ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ, कुछ हो रहा है।
ऑलराइट, दैट्स समथिंग वेरी वियर्ड। पहले तो चल रहा था, क्या हो गया? सो कस्टमर आईडी कहाँ कहाँ कर दी इसने कस्टमर आईडी भाई? लेट मी सी। अरे कस्टमर आईडी है तो पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसको। एनीवेज, बट आई विल सी दैट लेटर कि क्यों ये सिंपल एक कॉलम को प्रिंट नहीं कर रहा, उसको एंड में देख लेंगे हम। बट टिल हियर इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ confusion, so you can ask me right now. Oh yeah, a good suggestion. We can simply, असल हम प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे ना हमारे पास what my keyboard has doing it right now. Oh my god, इस तरह के जो कीड़े हो रहे होते हैं ना, मुझे इससे बहुत शदीद नफरत होती है लिटरली बीइंग इनफॉर्मल राइट नाउ। नो, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, यहाँ पे पॉइंट आते लगा दिया है। ओके ओके, वील सी दैट, बाद में देख लेंगे इसको। अभी मेरा दिमाग भी इतना ना सही काम नहीं कर रहा है ड्यू टू सम फीवर राइट नाउ। बाद में लेकिन इंशाल्लाह हम जरूर देख लेंगे इसको, क्या क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। बट वी हैव टू मेक श्योर कि स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में हो गया होगा बिकॉज ये कोड इजीली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हेल्पिंग इट right now. But anyways, if you are having any confusion, you can ask me right now. No one has asked anything till yet, except suggestions. All right, तो मैं आगे चलता हूँ, अगर किसी को कोई confusion नहीं है बाद में बीच में देख लूँगा। So all right, so our third step is to analyze the customer based on below three factors. All right, so RFM जैसे कि हमने पहले बात की थी। So what is R? R is the recency, the number of days since last purchase. F is the number of transaction, which is frequency. M is the monetary, the total amount of transactions which has contributed total revenue. जैसे कि मैंने अभी आपको एक लेमन में एक्सप्लेन किया, और क्या किया था मैंने आपको, like assume there are three people. अब तीन नेम सपोज करना, लाइक अयान, उवैस एंड आशीष। देर आर थ्री पीपल, ऑलराइट। अब आशीष बाय बाय अ टॉफी ईच डे, ठीक है, वो रोज एक चीज खरीद रहा है, और उस टॉफी की लाइक प्राइस लगा रहे हैं ₹2, ठीक है। अब टोटल ईयर के अंदर उसने तकरीबन क्या खरीदा है, टोटल जो कॉस्ट बनेगी अराउंड कोई ₹730 के इक्विवेलेंट बन रही होगी प्राइस, या उसके अराउंड बन रही होगी। तो उसने ये अमाउंट उसने स्पेंड करी पूरे साल। बट देर इज समवन जो हर महीने में एक दफा आता है, एंड इट स्पेंड्स ₹50 पर मंथ। अब वो ₹50 पर मंथ स्पेंड करने वाला जो बंदा है, वो अगर हम कैलकुलेट करने जाएं, सो आई गेस ही इज स्पेंडिंग सम सॉर्ट ऑफ लेसर मनी। तो थोड़ा मनी को बढ़ाते हैं, ₹60 कर लेते हैं पर मंथ। तो वो भी अब जो है ₹60 स्पेंड करने वाला, वो भी साल के अंदर उसको उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जितना वो कर रहा था। लेकिन वो बस क्या था, वो रोज आ रहा था, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छी दुआ सलाम होगी। वो महीने में एक दफा आके ₹60 की चीज परचेस कर रहा था, तो साल में उसको उतना ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। बट देर इज अ पर्सन जो साल में सिर्फ एक दफा आता है, और वो ₹2000 की चीज खरीद के चला जाता है। तो उस बंदे को सबसे ज्यादा मुनाफा कौन दे रहा है? जो सब एक दफा आ रहा है, वो जो ₹2000 क्या कहते हैं कमा के ले जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के फैक्टर होते हैं कि कौन कितनी दफा बार बार आ रहा है, या कौन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा बना रहा है, या कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। हमारा सारों का रेवेन्यू सही होता है, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि रेपुटेशंस कितनी है, ताकि कभी भी हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो, कभी भी कुछ ऐसा ना हो, कितने ज्यादा माल बार बार बिक रहा है हमारे पास। लेट्स अज्यूम दैट यू आर अ ओनर ऑफ मोबाइल फोन शॉप, और आपके पास 3 ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, लाइक सैमसंग, एप्पल एंड गूगल पिक्सल्स, ठीक है। हमारे पास तीन उसके वो हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई सैमसंग के कस्टमर्स जो है ना, वो रोज आ रहे हैं, और एप्पल के कस्टमर्स रोज दिन में कोई एक आता है। तो अब क्या होता है उससे, लेकिन अगर हम देखें भाई, सैमसंग के कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन बायर्स भी हैं, फ्लैगशिप बायर्स जो होते हैं वो कभी कभी आ रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो आते हैं जो मिड रेंज स्मार्टफोन बायर होते हैं।
एप्पल के पास है ही फ्लैगशिप, तो वही होते हैं जो एप्पल के स्मार्टफोन बाय करने वाले हो रहे होते हैं, आने वाले होते हैं, वो कभी कभी आ रहे होते हैं और वो अच्छी खासी अमाउंट पे कर रहे होते हैं। एंड देन द थर्ड वन इज गूगल पिक्सल। ये ज्यादातर वही ले रहे होंगे जो या तो कैमरा इंथुसिस्ट होंगे बिकॉज गूगल हैज बेटर कैमरा, या वो होंगे जो डेवलपर इंथुसिस्ट होंगे बिकॉज गूगल गिव्स यू ह्यूज फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। तो वो तरह के लोग ले रहे होंगे। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट उस RFM के मुताबिक ज्यादा बिक रहा है। ये RFM इज बेसिकली यूज्ड टू एनालाइज दिस टाइप ऑफ थिंग्स एज वेल, कि हमें कौन सा प्रोडक्ट अपना कितना लेवल अप रखना है अपने शेल्फ के अंदर, अपने स्टोर्स के अंदर, एंड दिस थिंग। ऑलराइट, ओके, someone has suggested that it's D type, sir. All right, thanks for suggesting this. Let me do it again. Okay. Of course, I can also make mistakes. I'm also a human like you guys. Custom dot D types. So we don't need to mention column, I guess. Wow, that's wonderful. Thanks to the one who have told me to type this to know the data type. अच्छा, हम customer ID के data type देखें तो यहाँ पे object आ रही है, which is object actually based on the string. It's not on integer right now. तो अब हमारे लिए ये तसल्ली हो गई है that it's not an integer. ये object basically string ही represent कर रहा है, जैसे हमारे पास countries available थी, right? तो ये object format के अंदर है। All right, so no worries. Now we'll move to data preparation. अब हमें ये तीन चीजें एनालाइज करने के लिए अब हमें डाटा को करना है सेपरेट, मर्ज करना है और कुछ कंप्यूटेशंस करनी है। फर्स्ट हम ले लेते हैं मॉनेटरी ले लेते हैं। अब मॉनेटरी क्या होता है कि टोटल अमाउंट कितनी आपके पास जो है ना जनरेट हुई है। तो हमें पहले एक बना लेंगे कॉलम। कॉलम क्या होगा हमारा, रिटेल अमाउंट के नाम से। अभी हमारे पास अगर हम डेटा सेट में देखें, हमारे पास अमाउंट के नाम से कोई कॉलम नहीं था। अब हम अमाउंट खुद से बना रहे हैं। इसमें ये लिखना की जरूरत नहीं पड़ती कि न्यू लिखो और फिर अमाउंट, सिंपली आपने यहाँ पे कॉलम नेम डाला और यहाँ पे आप जो वैल्यूज डालेंगे, जो लिस्ट डालेंगे वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिस्ट क्या डाल रहे हैं, हम यहाँ पे दो डाटा फ्रेम ही डाल रहे हैं बेसिकली, और उन दो डाटा फ्रेम को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो मतलब जो वैल्यूज हमारे पास क्वांटिटी के अंदर होंगी और जो वैल्यूज हमारे पास यूनिट प्राइस के अंदर होंगी, दोस बोथ वैल्यूज विल गोइंग टू बी मल्टीप्लाई एंड विल स्टोर इन दिस रिटेल अमाउंट। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास यूनिट प्राइस फ्लोट में था और क्वांटिटी इंटीजर में था, तो इट मींस हमारे पास अमाउंट की टोटल वैल्यू होगी वो फ्लोट के अंदर होगी, बिकॉज फ्लोट हैज हाई बिट रेट। तो यहाँ पे हमारे हाई बाइट साइज बोलें, जो मर्जी बोलना आप बोल लें। सो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट जो होगी फ्लोट में आ रही होगी। इन हेयर हमारे पास ये फॉर्मूला हमने यूज क्यों किया, बिकॉज टू फाइंड द टोटल अमाउंट वी यूजुअली मल्टीप्लाई द प्राइस विद इट्स क्वांटिटी। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने पूरा एक नया कॉलम बना लिया है। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव परफॉर्म। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया डाटा फ्रेम बना रहे हैं जिसका नाम है RFM_M। ये हमने बना दिया इसलिए कि हम इस सेपरेट कर रहे हैं इट फॉर मॉनेटरी। हमने इसलिए यहाँ पे अंडरस्कोर एक M लगा दिया। हम RFM के लिए काम कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली इट्स डाटा फ्रेम फॉर M। हम क्या करेंगे इस डाटा फ्रेम के अंदर, वी आर गोइंग टू ग्रुप कस्टमर आईडी एंड अमाउंट। अब हमारे पास डिटेल में अमाउंट भी है और ये भी है। अगर हमें ये सब देखना हो कि हमारे पास अमाउंट है या नहीं है, तो एक लेट्स सी, एक मिनट, अब ये दोबारा रन करना पड़ेगा। ऑलराइट, नो बट नो मैटर्स। रन कर चुका हूँ, मैं नहीं कर चुका हूँ, एक दफा रन कर लेते हैं। तो अब अगर हम देख लें रिटेल डॉट हेड को, तो हमारे पास अमाउंट का कॉलम बन चुका होगा। ये देखें हमारे पास सबसे लास्ट के अंदर अमाउंट का कॉलम है और वो क्या वैल्यूज प्रेजेंट हो रही हैं, जो यूनिट प्राइस और क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे पास अमाउंट में प्रेजेंट हो रही है। दिस इज हाउ वी हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड द वैल्यूज ऑफ अमाउंट। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, एक कस्टमर आईडी है एक अमाउंट के अंदर, और हम क्या करें दैट वी आर एक्चुअली ग्रुपिंग दिस बोथ कॉलम्स एंड लेटिंग अस नो कि किस कस्टमर ने सबसे ज्यादा अमाउंट जो है मतलब सम निकालने के बाद स्पेंड करिए अपने, या कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी है रिटेल स्टोर को। अभी किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास हमने लिखा रिटेल डॉट ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय के फंक्शन में हमने क्या डाला है, कस्टमर आईडी, ठीक है, और साथ में हमने लिख दिया यहाँ पे अमाउंट।
अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली हम रिटेल के अमाउंट के फैक्टर को ही कॉल कर रहे हैं। ये यहाँ पे ना हम वही कॉल कर रहे हैं, लाइक वी आर कॉलिंग हियर एज, सॉरी, वी आर कॉलिंग हियर एज रिटेल, और यहाँ पे हमने लिख दिया है ना अमाउंट। यहाँ पे हमारे पास ये हमारा अमाउंट तो आ गया, लेकिन हमने इसको यहाँ पे ग्रुप बाय जो लिखा है ना यहाँ पे, इसका एक बहुत मेजर रोल है। ये क्या कर रहा है कि हमारे पास जितनी भी कस्टमर आईडीज थी ना यहाँ पे, लाइक यू कैन सी हियर, जितनी भी कस्टमर आईडीज थी, अब जो जो कस्टमर आईडी सिमिलर है ना, लाइक 17,850 जो सिमिलर कस्टमर आईडीज आ रही हैं, जो बहुत सारी होंगी, ये उन सबको ग्रुप कर लेगा, और सबको ग्रुप करने के बाद उन तमाम की तमाम अमाउंट वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉट सम कर रहे हैं। अगर अभी हम ये कर रहे होते कि लाइक इफ वी वर परफॉर्मिंग लाइक इस तरह के, हम डायरेक्ट डॉट सम लगा रहे होते तो ये पूरा का पूरा कॉलम पे सम परफॉर्म कर देता। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। वो क्या सीरीज किस तरीके से फॉर्म हो रही है, एक नया डेटा फ्रेम बन रहा है उस सीरीज के थ्रू, और उस सीरीज में क्या हो रहा है हमारे पास कि हम ग्रुप वाइज जो है ना कि किस कस्टमर ने कितनी अमाउंट स्पेंड करी है हमारे पास वो मालूम हो रही है। एंड वी कैन सी हियर इट एज वेल कि कौन सा कस्टमर ने कितना वैल्यू स्पेंड किया। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे 15 वैल्यूज और देख लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि किस कस्टमर ने कितनी वैल्यू स्पेंड मोर की है। ऑलराइट, then we are resetting index here, rfm underscore m is equal to rfm underscore m dot reset index। ये हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास जो पुराने इंडेक्स थे ना हमने उनको रीसेट कर दिए। अभी रीसेट इंडेक्स जो है ना खुद से लगा रहा होगा ये अपनी मर्जी से, और अगर हम देखें तो थोड़ा गौर करें तो इसने कस्टमर आईडी के मुताबिक जो है ना इंडेक्स लगा दिए, लाइक 12,346 को 0 कर दिया, 12,347 को 1 कर दिया, 12,348 को 2 कर दिया। इसने उसी के मुताबिक जो है ना री इंडेक्सिंग कर दी है। पुरानी वाली जो इंडेक्सिंग थी वो हमारे पास चली गई है। पुरानी वाली इंडेक्सिंग के अंदर कस्टमर आईडी हमारे पास 17,8050 था पहला, और देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि अब हमारे पास रीसेट हो चुकी है। अब हमारे पास जो ऑलराइट, हम सर अब जो हमारे पास वो है न्यू एट्रीब्यूट है, वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ग्रुपिंग कस्टमर्स आईडी एंड काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम लोग मॉनेटरी कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, हम लोग बेसिकली मॉनेटरी के लिए एक डेटा फ्रेम बनाया कि किस कस्टमर ने कितना अमाउंट स्पेंड किया। हम आर एफ एम का एक फैक्टर यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। अब आर एफ एम में से हमारे दो फैक्टर रह गए, जो एक आर है और एक एफ है, जो कि एक रिसेंसी और फ्रिक्वेंसी है। अब हम कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट। अब फ्रिक्वेंसी में हमने क्या करना है कि अब हमें टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस नंबर चाहिए। हम उस इनवॉइस नंबर की मदद से ये मालूम कर सकते हैं कि भाई कस्टमर आईडी के मुताबिक कि किस कस्टमर ने कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की हैं। फॉर एग्जांपल, Ayan has performed 5 transactions and Uwais has performed 2 transactions। अब उसका क्या होगा कि भाई इसके अगर 2 ट्रांजेक्शन है तो उसकी हर ट्रांजेक्शन की अलग अलग इनवॉइस नंबर होगी। तो अब अगर अलग अलग इनवॉइस नंबर होगी तो हम क्या कर सकते हैं कि जितनी यूनिक इनवॉइस नंबर है उसके मुताबिक हम यहाँ पे लगा देंगे एक मेथड डॉट काउंट का, और वो उन सबका ना टोटल नंबर बता देगा कि इसमें टोटल नंबर कितनी है। अब ये किस तरह किस परफॉर्म हो रही है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये ना लिखते, सिंपली लिखते कि रिटेल इनवॉइस नंबर डॉट काउंट, तो हमारे पास टोटल जितनी भी यूनिक इनवॉइस नंबर होती है ना उन सबका एक काउंट जनरेट कर देता। लेकिन अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। तो अब ये एक डाटा फ्रेम जनरेट करेगा, एक सीरीज जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू कस्टमर आईडी के किस कस्टमर ने कितना ज्यादा ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जनरेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल यही काम हो रहा है। तो हमारे पास टोटल नंबर यह आ गया, हमने इंडेक्स को फिर से रीसेट कर दिया। अब जब हम लोग इंडेक्स को 12 से रीसेट करेंगे तब हमारे पास जो इनवॉइस नंबर के मुताबिक एक जो इंडेक्स था ना वो रीसेट हो जाएगा, और इंडेक्स हमारे पास किसके हिसाब से आ जाएगा, जिस हिसाब से हमने कस्टमर आईडी परफॉर्म की थी, जिस हिसाब से हमने काउंटिंग परफॉर्म की थी, या जिस हिसाब से हमने सीरीज डेवलप की थी, वो किस हिसाब से की थी हमने, कस्टमर आईडी के हिसाब से। तो कस्टमर आईडी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे इंडेक्सिंग आ गई है। वही सेम नंबर यहाँ पे देख लें, वही सेम नंबर हम यहाँ पे देख लें। इसका एक बहुत बड़ा रोल है इन इन सबको बराबर करने का। उसका रोल क्या है सबसे बड़ा, वो हम आगे जाके देखेंगे कि हम इस सबको आपस में मर्ज जब करेंगे ना तमाम डेटा को, रेसेंसी फ्रिक्वेंसी मॉनिटरी को, तब हमारे पास एक कस्टमर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑल राइट, सो नाउ वी नो द टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस नंबर या टोटल नंबर ट्रांजेक्शन ऑफ ईच कस्टमर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपली इनवॉइस नंबर से नाम चेंज करके ना फ्रिक्वेंसी नाम दे रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे।
और हम इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा इनवॉइस नंबर एक ऑलरेडी होगा। ऊपर तो हमने अमाउंट नाम दे दिया था ऑलरेडी, तो उसमें कुछ इस तरह का सीन नहीं था, तो हमें अमाउंट को चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर की बजाय फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया। ऑलराइट, तो ऑलराइट, सो अब हम चलेंगे आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस कस्टमर ने कितने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए हैं। मर्जिंग द टू डेटा फ्रेम्स RFM एंड RFM_F। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो डेटा फ्रेम को जो कि फ्रीक्वेंसी का है और मॉनेटरी का है, हम करेंगे उनको आपस में मर्ज ऑन कस्टमर आईडी। मींस दिस कॉलम विल बी लाइक अ मैग्नेट ऑन ईच कॉलम्स विल बी जॉइंट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कस्टमर आईडी जो है ना, इट्स लाइक अ मैग्नेट। जिस तरह की सर ट्रेन के दो डब्बे आपस में जुड़े होते हैं और बीच में दो मैग्नेट लगे होते हैं ना, दोनों डब्बों के दरमियान, तो कस्टमर आईडी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से है। या यूं कह रहे हैं कि कस्टमर आईडी दोनों के अंदर एक यूनिक कॉमन रखता है। उस कस्टमर आईडी को देखते हुए हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे होंगे अपना डेटा सेट। हाउ यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है, हाउ यहाँ परफॉर्म कर रहा है, क्या हमें डेटा सेट कहाँ रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है। तो हाउ पे जो हमने इनर की डाली है, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर हमारा होगा, जो कस्टमर आईडी का जो ऑर्डर हमारे पास है, वो लेफ्ट पे प्रिजर्व रहेगा। अगर आप लोगों ने कभी एसक्यूएल पे काम किया हो, तो आप लोगों को अच्छा खासी नॉलेज होगी इसकी, इनर की, आउटर की, लेफ्ट की और राइट की। अदरवाइज अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपली फ्री डॉट मर्ज को मजीद जाके पढ़ सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा मजीद डिटेल में देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। वी हैव सिंपली मेंशन टू कॉलम्स RFM_M एंड RFM_F, जो कि हम देख सकते हैं इन दो कॉलम को यहाँ पे इधर भी है और एक इधर भी है। हमारे पास दो कॉलम थे, दोनों पे हमारे पास यूनिक कस्टमर आईडीज थी और दोनों के अंदर जो कस्टमर यूनिक कस्टमर आईडीज थी वो दोनों में कॉमन भी थी। अब उन कस्टमर आईडी को देखते हुए हमने क्या किया, इनको इसको ऐड किया है। तभी हमने यहाँ मेंशन किया ऑन कस्टमर आईडी। तो दो कॉलम इन दो वैल्यूज को देखते हुए या कस्टमर आईडी को देखते हुए आपस में मर्ज हो गए। किस तरह मर्ज है, हाउ, इनर, मतलब जो कस्टमर आईडी होगा सबसे ज्यादा लेफ्ट में होगा। अगर अब हम देखें अपने डेटा सेट को RFM डॉट हेड करके, तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि ईच कस्टमर आईडी, इन ईच कस्टमर आईडी वी आर हैविंग अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी एज वेल। ऑलराइट, let me have some water. Okay, now what we gonna do, we have to calculate recency। और रेसेंसी क्या थी, अगर आप लोगों को याद हो तो ऊपर चल के दोबारा देख लेते हैं। कि फ्रीक्वेंसी तो वो हो गई कि भाई कि जो हमारा कस्टमर है कितनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है। मॉनिटरी क्या थी हमारे पास, कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है। अब रेसेंसी ना थोड़ी सी टेढ़ी चीज है। टेढ़ी चीज क्या है हमारे पास, वो ये है कि भाई नंबर ऑफ डेज सिंस लास्ट परचेज। मतलब भाई एक कस्टमर लास्ट टाइम कब आया था, इसने लास्ट टाइम परचेस कब की होगी, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। कुछ जगहों पे तो खैर हार्ड कोडिंग हो रही होती है इस चीज के ऊपर, डेटाबेस पे स्पेशली। लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है, वो वहाँ पे मशीन लर्निंग नहीं लगी होती, बिकॉज देयर वी आर नॉट परफॉर्मिंग इन सॉर्ट ऑफ एनालिसिस। जो पाकिस्तानी कुछ सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ मेजर सॉफ्टवेयर की बात करें, लाइक इम्तियाज ले लें, एक अच्छा एक स्टोर है, या एक बड़े चेज वेल्यू सेंटर ले लें जो एक अच्छा स्टोर है, डॉलमेन मॉल को आप रहने दें, उनका सिस्टम अलग है। या नाहिद सुपरमार्ट ले लें। तो यहाँ पे इनको मालूम होता है कि हमारी कौन सी चीज कितना फ्रिक्वेंट बिक रही है। अब फॉर एग्जांपल इफ दे आर गेटिंग टीवीज, ठीक है, हम टीवी लेके आ रहे हैं, उनको पता है कि भाई हमारे रोज इतने टीवी नहीं बिकेंगे जितनी हमारी ग्रोसरीज सेल हो रही होंगी। सो दे आर नॉट गोइंग टू परचेज टीवी फॉर डिटेल ऑन डेली बेसिस। उनको पता है कि हमारे कस्टमर्स कितने इंडिविजुअल टाइम्स में आ रहे हैं। उनको ये भी पता है कि हमारा लास्ट टीवी कब गया था, कब नहीं गया था। तो ये RFM का फैक्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह के जो बड़े स्टोर होते हैं ना, सो दे आर एक्चुअली यूजिंग दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच हैव इन्वॉल्व मशीन लर्निंग ऑन क्लाउड। सारा उनके सॉफ्टवेयर में मशीन लर्निंग इन्वॉल्व नहीं होती है, उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे मशीन लर्निंग इन्वॉल्व कर रखी होती है, एंड दे आर परफॉर्मिंग ऑन दैट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू रिसेंसी। बहुत बातें हो गई, और नाउ वी आर हैविंग न्यू एट्रीब्यूट रिसेंसी। For very first thing we have to convert date time to a proper date type। हमारे पास जो इनवॉइस की डेट थी, अगर हम देखें ऊपर, वापस ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो इस तरीके से थी, कहाँ गई, ये रही 1/12/2010। लेकिन हमें इसको थोड़ा करना है चेंज, और चेंज किस तरीके से करना है हमको उसको। और राइट कहाँ गया, नीचे है, नीचे है, नीचे है। ओके, या हमें इसको चेंज किस तरीके से करना है, हमें इसके डेटा को कन्वर्ट ही इस तरह करना है कि पांडास को या पाथन को
ये समझ में आया कि हाँ भाई ये डेट है। हम इनका इनका एक जनरल फॉर्मेट है जो हम बनाएंगे यहाँ पे, डेज, मंथ, मतलब डेट, मंथ, ईयर, यहाँ पे फिर और आ जाएगा, यहाँ पे फिर वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, मिनट आ जाएंगे। तो ये इनका फॉर्मेट होता है जो हम जिसमें इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और क्यों इस फॉर्मेट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है? बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेक द जनरलाइज डेट टाइम, ताकि ये एक जनरलाइज और स्टैंडर्ड डेट टाइम मेथड है जो हर जगह यूज हो रहा होता है फॉर इनर कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस। तो आगे जाके अगर हमें एक डेट से दूसरी डेट तक के ड्यूरेशन निकालना होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे अगर हमारा कोई कोड कोई दूसरा बंदा भी यूज क्यों ना कर रहा हो। So now we are converting this date time to a proper data type. PD dot date time is used for converting this. तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी कॉलम मेंशन कर दी और हम उसी कॉलम के, सॉरी, उसी कॉलम के ऊपर हम सारी की सारी वैल्यूज को ओवरराइड कर देंगे। हमने फॉर्मेट मेंशन कर दिया है, भाई फॉर्मेट ये रखना हमने, डेट, मंथ, ईयर एंड देन और एंड मिनट्स, which is our standard date time, standard of our date time, all right. Then we have to compute the maximum date to know the last transaction date. मतलब लास्ट ट्रांजेक्शन कब बनी थी हमारी, उसके दरम्यान जो ड्यूरेशन होगा वो हमें ड्यूरेशन चाहिए या मैक्सिमम डेट चाहिए कि हमारी जो लास्ट टाइम स्टैम्प है वो क्या हुई है। अब जब हम इस डेट को प्रिंट करेंगे ना तो वो इस तरीके से लिखी आएगी, दैट पाइथन इज नॉट एज्यूमिंग दिस एज स्ट्रिंग, पाइथन इज एज्यूमिंग दिस एज टाइम स्टैम्प। ठीक है, हमारे पास ये टाइम स्टैम्प आ रही है। हम यहाँ पे हमने ये चीज पास कर दी थी, इस चीज को देखते हुए कि हमारे पास डेट ऑलरेडी किस चीज के फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे ये चीज पास कर दी थी। लेकिन अब जो हमारे पास डेट टाइम आ रही है वो पाइथन की अपनी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ रही है, जिस तरह पाइथन समझता है, इन टाइप स्टैंड फॉर्मेट। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, दिस इज एक्चुअली डेट टाइम वैल्यू। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर बिलो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें सबका डिफरेंस मालूम करना है कि सबकी लास्ट ट्रांजेक्शन से कबल जो पिछली ट्रांजेक्शन थी उसके दरम्यान कितना ड्यूरेशन है। सो हेयर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंप्यूटिंग डिफरेंस। तो इस कॉलम के दवा पर डिफरेंस आ जाएगा लास्ट ट्रांजेक्शन से। व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर ऑलरेडी मेंशनिंग मैक्स डेट, जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड व्हाट वी आर फाइंडिंग, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, रिटेल माइनस इनवॉइस डेट। अब जो हमारे पास लेटेस्ट डेट टाइम होगा ना उसमें से हमारे पास ये डेट टाइम माइनस हो जाएगी, हमारे पास एक नया कॉलम बन जाएगा डिफ के नाम से। अगर नहीं बना है तो देख लेंगे क्यों नहीं बना है, मेरे ख्याल से बनना चाहिए, जरा उसको साइड में करो। या तो यहाँ पे हमारे पास डिफ के कॉलम से नाम बन गया। नाउ इट्स रिप्रेजेंटिंग कि किस कस्टमर ने कितना टाइम लिया है या कितना टाइम हो गया उसको लास्ट टाइम स्टैम्प या लास्ट ट्रांजेक्शन किए हुए। लाइक 373 डेज, 373 डेज, ये तो बहुत सारे 373 डेज की आ रहे हैं। यू कैन व्यू मोर लाइन्स एज वेल, या फिर सिंपली आखिर के 5 लाइन्स देख लें बाय सिंपली डूइंग दिस। ऑलराइट, आई डोंट नो व्हाई इट्स गिविंग मी एरर, रीरन दिस। असल में कुछ चीज़ें रन बीच में नहीं करते ना, तो दोबारा मैं रीरन कर देता हूँ, मेरे ध्यान में नहीं रहता कि उसको रन करना है। बिकॉज देर आर सम मॉडल्स एट द एंड विच गोइंग टू टेक सम टाइम, तभी मैंने उसको सारा को सारा प्री रन करके रखा हुआ है टू रिड्यूस टाइम, क्योंकि प्रोजेक्ट में टाइम बहुत लगता है। सो इन टेल सम देर आर सम पीपल जिनका डिफरेंस रेट 0 डेज है, लेकिन हेड हमारे पास कुछ लोग थे जिनका 373 डेज आ रहा था। और ये फ्रांस के कुछ बंदे हैं, ये यूके के भी नहीं है। या आखिर के 5 बंदे हमारे पास यहाँ शो हो रहे हैं। Alright, meanwhile, if you are having any questions, so you can ask me questions, guys. Don't worry. Okay. Someone has asked that why we have placed customer ID in parentheses and amount on brackets and group by function. Alright, so अगर हम ऊपर जाएं यहाँ पे, इधर देखें, इधर 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 कहाँ गया, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये इसको अब मैंने कहा था कि इग्नोर कर दें। एज्यूम दैट कि हम रिटेल का जो है ना ये एक्सेस कर रहे हैं इनवॉइस नंबर। ठीक है, अभी भी यही हो रहा है। हम बस क्या कर दिए, हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी है। तो ये ग्रुपिंग का मेथड लगा हुआ है इसके ऊपर, डाटा फ्रेम के ऊपर। लेकिन इस काउंट के लिए ना ये पूरा का पूरा कॉलम है। हम जो यहाँ पे कॉलम मेंशन कर रहे हैं ये पूरा का पूरा अगर हम प्रिंट भी करेंगे ना तो ये एक डाटा फ्रेम ही रहेगा मेथड लगाने के बाद। बस क्या हो गया, हमने सबको ग्रुप कर दिया है ताकि हम सबकी ग्रुप वाइज वैल्यूज काउंट कर सकें या सबमिशन कर सकें,
दैट्स ऑल। और उसके अलावा यहाँ पे और कोई मेथड नहीं है। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है ना। ये तो हमारे पास एक ग्रुप बाय जो एक मेथड है जो हम परफॉर्म करें डिटेल के ऊपर, और यहाँ पे हमने बस एक कॉलम नेम दे दिया है। ऑल राइट, सो लेट्स गेट बैक टू दिस। और यहाँ पे हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया ऑफ ईच कस्टमर फ्रॉम इट्स लास्ट ट्रांजेक्शन, या ड्यूरेशन कह लें कि उसके लास्ट ट्रांजेक्शन के और अभी करंट ट्रांजेक्शन में क्या ड्यूरेशन था करंट टाइम स्टैम्प से, तो हमारे पास सब कैलकुलेट हो चुका है। देन वी हैव टू कंप्यूट लास्ट ट्रांजेक्शन डेट टू गेट द रिसेंसी ऑफ कस्टमर्स। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं, आर एफ एम अंडरस्कोर पी। आपकी मर्जी है, आप आर एफ एम अंडरस्कोर आर लिख दें, जो मर्जी लिख दें, मैंने आप पी लिख दिया। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास क्योंकि डिफरेंस की वैल्यू आ गई है ना, अब हम डिफरेंस की वैल्यू का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हर कस्टमर की, क्योंकि यहाँ पे देखें सारे कस्टमर की ना यहाँ पे तमाम ट्रांजेक्शन की डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक कस्टमर की 15 ट्रांजेक्शन है लाइक, अब 15 ट्रांजेक्शन कुछ में डिफरेंस आ रहा होगा 400 दिन का, कुछ में डिफरेंस आ रहा होगा 100 दिन का, कुछ में डिफरेंस आ रहा होगा 2 दिन का, कुछ में डिफरेंस आ रहा होगा 1 मिनट का। तो हमें 1 मिनट वाला काम तो करना ही नहीं है, हमें तो ये वाला काम करना ही नहीं है कि हम 400 दिन को भी लें, 200 दिन को भी लें, 100 दिन को भी लें, 1 मिनट को भी लें। हमें तो ये करना है कि लास्ट ट्रांजेक्शन कौन सी थी। हमारे पास ऊपर सब डिफरेंस मालूम होता है लास्ट ट्रांजेक्शन से हर इनवॉइस का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो मिनिमम टाइम होगा ना उसका, मतलब मिनिमम किस तरह फाइंड होगा हमारे पास, जो मिनिमम डिफरेंस मतलब सबसे कम टाइम कि किस ग्रुप कस्टमर को हुआ है, मतलब कौन सा कस्टमर को कितना कम टाइम हुआ लास्ट ट्रांजेक्शन बनाए हुए, उससे हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन कब हुई थी। इसको थोड़ा मैं लेमन में समझाना पसंद करूंगा। तो लेमन में कुछ इस तरीके से समझिएगा कि लाइक फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 2 पीपल, ए एंड बी। एक ने परचेज करी है मार्च में और फिर जून के अंदर, और एक अब करी है, ठीक हो गया। अब एक बंदा है उसने तीनों के तीनों परचेज कब करी है, अगस्त में करी है। अगर हम डिफरेंस निकालें तो ए बंदे के कुछ डिफरेंस ज्यादा आएंगे, लाइक ए जिसने जो चीजें मार्च जून में खरीदी हैं उसके और अब के ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन एक ट्रांजेक्शन उसने जस्ट अभी परफॉर्म करी है, तो वो क्या होगी हमारे पास, उसका डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास सबसे मिनिमम डिफरेंस होगा। तो वो जो मिनिमम डिफरेंस पे जब हम डॉट मिन का फंक्शन लगाएंगे या उस पूरी लिस्ट के ऊपर हम डॉट मिन का फंक्शन लगाएंगे, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास हुई है, जो मतलब जो उसने अभी की है, वो उसकी हमारे पास मिनिमम डिफरेंस होगा, और वो हमसे मालूम हो जाएगा कि उसने लास्ट ट्रांजेक्शन कब परफॉर्म की थी। इसी तरीके से हमारे पास जो पर्सन बी था उसे तीनों ट्रांजेक्शन भले से अगस्त में परफॉर्म कर लियो, ठीक है, उसका तीनों के अंदर एक इक्विवेलेंट डिफरेंस डेवलप हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि तीनों उसकी अगस्त में थी अभी कोई नहीं है, तो ओवरऑल जो मिनिमम होगा उसका उन तमाम डिफरेंस के अंदर वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी A1। तो यहाँ पे सिंपल वही कहानी हो रही है। तो अब हमने आर एफ एम अंडरस्कोर पी बना लिया है, रिटेल डॉट ग्रुप बाय कर दिया हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी के बहाफ पे, हम सबकी डिफरेंसेस निकाल रहे हैं और उनका मिनिमम फाइंड कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द लास्ट या टू कंप्यूट द लास्ट ट्रांजेक्शन डेट टू गेट द रिसेंसी ऑफ आवर कस्टमर्स। यहाँ पे हम फिर से वही कर देंगे, आर एफ एम के इंडेक्स को रिसेट कर देंगे, और रिसेट किस इंडेक्स पे होगा, ऑफ कोर्स जिस पे हमने ग्रुप बाय लगा रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हम सीरीज परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो अब हम अगर यहाँ देखें तो कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनका मिनिमम डिफरेंस भी 325 डेज है, कुछ कस्टमर हमारे पास ऐसे हैं जिनका मिनिमम डिफरेंस भी 1 डेज है। ये जो हमारे पास टाइम आ रहा है ये मिनट्स और तक का भी टाइम आ रहा है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा कोई डिटेल टाइम है, बट नो वरी, इससे कोई अभी हमारा लेना देना नहीं है, हम बस डेज को देख रहे हैं, हम इस मिनट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा एज फार एज वी आर नॉट हैविंग सेम डेज। तो हमने इसको यहाँ पे विजुलाइज कर लिया। यहाँ पे अब हमारे पास रिसेंसी भी कैलकुलेट हो गई है एक तरीके से, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई है, और क्या कैलकुलेट हो गया, मॉनिटरी भी कैलकुलेट होगा, मतलब हमारे पास 3 मेन फैक्टर्स आ चुके हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन, someone has asked a good question. All right, so how is making a difference? Let me show you. देखिए यहाँ पे हमारे पास मैक्स डेट थी, हमने यहाँ मैक्स डेट कहाँ से निकाली थी, यहाँ से कैलकुलेट की थी। फ्रॉम हेयर वी कैलकुलेट मैक्स डेट, किस तरीके से कि हमने इनवॉइस डेट पे लगा दिया था मैक्स का फंक्शन। अब लास्ट ट्रांजैक्शन जो भी हुई थी ना, अभी हम यहाँ पे करंट डेट यूज नहीं कर रहे, आप चाहे तो यहाँ पे करंट डेट भी यूज कर लें। करंट डेट क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि 2011 की बात है, ये 2020 का डेटा सेट नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे ना करंट डेट यूज नहीं कर रहे, हम लास्ट ट्रांजेक्शन के हो ना
एक अपना आइडियल टाइम सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने उसका मैक्स डेट निकाली, भाई लेटेस्ट टाइम स्टैम्प हमारी क्या है, 1250 टाइम था, और तारीख क्या थी हमारे पास भी, 9 दिसंबर और 2011 हमारे पास जो थी ना लास्ट डेट थी। ऑलराइट, सो ऑन दैट टर्म्स हमारे पास मैक्स डेट आ गई है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम एक नया कॉलम बना रहे हैं डिटेल के अंदर, इस डाटा फ्रेम के अंदर, जिसका नाम क्या है, डिफरेंस, या डिफ कह लें, DIFF इसका नाम है। हम क्या कर रहे हैं कि हर उसके अंदर कौन सी वैल्यूज जाएंगी, मैक्सिमम डेट टाइम से माइनस कर देंगे हम इनवॉइस डेट, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सिंस वी ऑलरेडी नो कि मैक्स डेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, कुछ भी कर ले आप। हमारे पास उससे या तो जीरो आ सकती है कहीं पे जहाँ पे सेम वैल्यू होगी, लेकिन माइनस में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अब जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम माइनस करें कि सेम अज्यूम दैट हम कि हमारे पास सेम टाइम है, तारीख डिफरेंट है, एक 9 सितंबर है, सॉरी एक 9 दिसंबर है, और एक 7 दिसंबर है, तो हमारे पास जो डिफरेंस इसके अंदर आ रहा होगा, रिटेल डिफरेंस के अंदर वो आ रहा होगा 2 डेज का। इस तरीके से हम डिफरेंस ऑफ टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प। अब बात की जाए पर्टिकुलर कस्टमर की, जो कि आपके क्वेश्चन का सेकंड पर्सपेक्टिव था, वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ है। वो कहाँ परफॉर्म हुआ है, वो यहाँ परफॉर्म हुआ है जब हमने उसको ग्रुप बाय कर लिया। ये कस्टमर आईडी के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे डिफरेंस को उठा रहे हैं, और उसका भी लास्ट ट्रांजेक्शन मालूम कर रहे हैं बाय परफॉर्मिंग मेथड ऑफ मिन, कि हमारे पास जो मिनिमम डिफरेंस होगा उसी से हम मालूम कर सकते हैं हम क्या लास्ट ट्रांजेक्शन कब परफॉर्म हुई है। Then same as usual, we are resetting our index and we are viewing the first few lines of our data frame. अब हमारे पास 3 डेटा फ्रेम बन गए हैं। अब हमें क्या करना है कि अब अपने अपने जो डिफ है ना हमारे पास, अब इसके अंदर हमको ये टाइम जो है ना इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा था लाइक 325 डेज और 233 और 1 डे और 2058, तो हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई कौन सा जो है ना कितने मतलब ये हमारे पास डिफरेंस जो है ना बस डेज में ट्रांसफॉर्म हो जाए। हमें ये मिनट्स सेकंड्स वगैरह आवर्स वगैरह नहीं चाहिए, बस ये डेज चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वी आर मेकिंग सिंपल फॉर अवरसेल्फ। आपकी मर्जी, आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना चाहें तो कॉम्प्लेक्स भी कर लें, तो और चीज़ें डील करना पड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे हमने लिख दिया, मेथड बना दिए .dt.days, जो कि डेट टाइम का था। हमने अगर सबसे ऊपर जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी, ये उसी का मेथड है .dt.days का, जो हमने इस पर अप्लाई कर दिया। इस पर अप्लाई होने के लिए ये ज़रूरी है, होना चाहिए कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो जिस ऑब्जेक्ट में वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, उनका डेटा टाइप जो है डेट टाइम होनी ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि डेट टाइम में थी तो हमने कर दिया .dt.days। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सिर्फ सिंपली वैल्यूज आ गई हैं 325 174। ये सारे हमारे पास क्या है, डेज हैं। इसमें हमारे पास कहीं टाइम वाइम कुछ नहीं आ रहा, ना डेज भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो डेज के अंदर ही आ रही हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास डेज जो है एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोइंग टू मर्ज द डाटा फ्रेम। यहाँ मैंने बता पता नहीं कौन सा जमाने का लिख दिया। Okay, merge the data frames to get the final RFM data frame. अब 3 RFM हमारे पास मौजूद थे, एक RFM था, एक RFMP था, जो हमने बनाया जितने मर्जी। अब सबको हमने क्या करना है, मर्ज करना है। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ देखें, सॉरी, अगर हम यहाँ देखें, हमने यहाँ पहले इसको मर्ज किया, और किस पे मर्ज कर रहे हैं भाई, हम कस्टमर आईडी के मर्ज कर रहे हैं, और उसको हमने परफॉर्म कर दिया भाई इनर। हम उसके मुताबिक फिर एक नया जैसे डाटा फ्रेम बना रहे हैं RFM, ठीक है, नॉट RFM/M और एनीथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे। हमारे पास RFM पहले से ही मौजूद था, अगर आप लोगों को मालूम हो। और वो RFM कहाँ था हमारे पास, अगर मैं आप लोगों को याद दिला दूँ थोड़ा सा, तो वो RFM यहाँ मौजूद था। हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे कि मॉनिटरी को और फ्रिक्वेंसी को मर्ज कर चुके थे किसमें, RFM के अंदर। तो मतलब हमारे पास वही RFM है, बस अब हमने उसमें क्या करना है कि हमने क्योंकि रिसेंसी निकाल लिया, अब हम उसी RFM के अंदर रिसेंसी ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, RFM इज इक्वल टू pd.merge pandas.merge, और यहाँ पे मैं लिख दिया RFM
कोमा RFM_P, पूरा का पूरा डेटा जो मर्ज होके आ रहा होगा वो इसी में ही RFM में हमने असाइन करा दी है। हमने पास कर दिए कि भाई कस्टमर आईडी की मदद लोगे आप पास मर्ज करने के अंदर, इसको देखते हुए हमने मर्ज होना है। और हाउ इनर मतलब कस्टमर आईडी शुड बी ऑन द वेरी लेफ्ट इनर डेटा फ्रेम, और उसी के मुताबिक हमारे इंडेक्स चल रहे होंगे। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ देखें तो अब हमने मर्ज तो कर दिया है, लेकिन हम एक दफ़ा अपनी सहूलत के लिए या कुछ भी कह लें, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू डिफरेंस DIFF लिखी आती, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने RFM.columns को रीनेम कर दिया और सारे कॉलम्स के यहाँ पे लिस्ट में नाम ना रिटर्न करा दिया, स्टोर करा दिए। दोबारा से कस्टमर आईडी, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, रेसेंसी, अब आपकी मर्जी है अमाउंट की जगह मॉनेटरी भी कर दें, इट्स ऑल अप टू यू। तो हमने भाई यहाँ पे परफॉर्म करके ना उसको विजुलाइज कर दिया। So basically, now we got what which is was highly needed. RFM is what we have finally got into our data set. हमने यहाँ पे RFM को हासिल कर लिया है। हमारा मतलब 60% काम, 50% काम जो था ना वो हो गया। तमाम यूजफुल डेटा सेट के अंदर से जो यूजफुल फीचर्स का एक्सट्रैक्ट करना था विद हेल्प ऑफ सम कंप्यूटेशंस हम यहाँ पे कर चुके हैं। नाउ there are two types of outliers and we will treat outliers as it can skew a data set. Statistical, domain specific, ये तो खैर हम देखते हैं आगे जाके। अब हम क्या करेंगे, हमने डील करना है आउटलायर से। आउटलायर्स आपको मालूम होगा आउटलायर्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को आउटलायर्स की स्पेसिफिक डायग्राम खोल के दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि आउटलायर्स क्या होते हैं। लेट मी डू इट। आउटलायर्स इन आवर डेटा सेट। तो यहाँ पे इमेज छोड़ के ना मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये बात। ये हमारा डाटा था एक लीनियर कोरिलेशन के अंदर, लेकिन ये डाटा बिल्कुल किसी उसके तहत नहीं है, मतलब हमारे उस कोरिलेशन के तहत नहीं है, और बिल्कुल कोई अपनी मतलब लिमिट से बाहर है बिल्कुल ही जगह ये पॉइंट। तो उसको लिमिट में लेकर आना, हमने उसको उसकी हद में रखना है, आप यूँ समझना सिंपली, ठीक है। ताकि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कंफ्यूज ना हो। ऐसा ना हो कि भाई वो सीधा सीधा जा रहा हो और अच्छी खासी उसने क्वेश्चन बना ली और वो एक आउटलायर की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। अब एक आउटलायर तो अंडर एस्टिमेट कर जाता है वो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा शिकारी यहाँ पर आ जाए, जब बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हमारे पास आ जाए, सो मशीन लर्निंग मॉडल कंफ्यूज हो जाता है कि यार जो मैं जा रहा हूँ जिस रास्ते पे, क्या वो रास्ता सही है या नहीं है। सो इट्स सम टाइम कंफ्यूज टू मच। तो यहाँ पे हम ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे आउटलायर्स की, उसी बॉक्स प्लॉट की मदद से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आउटलायर्स हमारे पास बन रहे हैं वो अमाउंट के अंदर बन रहे हैं। इधर तो इतने नहीं बन रहे, इसको तो हम फिर देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, रेसेंसी को इस पर तो बिल्कुल ही कम है, और फ्रीक्वेंसी में भी बस सही है, लेकिन अमाउंट में हमारे पास आउटलायर्स इतने हैं कि उससे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे, या डाटा हमारा बहुत ज़्यादा स्क्यूड हुआ हुआ है, हम उस डाटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो लेट्स जस्ट डील विद दिस। अब यहाँ क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, रेसेंसी, हमने इसी लिस्ट ले ली है, स्टोर करा दी एट्रीब्यूट के नाम से। अब हम यहाँ पे एक टेम्पलेट ले रहे हैं, एक पिक्चर का फिगर डॉट फिक्स साइज। यहाँ पे हम फिगर डॉट फिक्स साइज को छोड़ दें, ये सिंपली जो पूरा का पूरा है ये हम एक टेम्पलेट विद फिगर साइज जनरेट कर रहे हैं। और फिगर साइज हमारे पास क्या है, मैं रेजोल्यूशन पास कर दिया भाई 10,8 की, ठीक है। 10 जो है आई गेस विड्थ है, और फिर ये हाइट है इन इंचेस, और हर इंच में कितने पिक्सल्स हैं, 72 पिक्सल्स पर इंच है। तो मतलब 10 का मतलब क्या हुआ कि 720 पिक्सल्स प्रिंट हो रहे होंगे, 8 का मतलब क्या हुआ, कैलकुलेट कर लें उतने पिक्सल्स प्रिंट हो रहे होंगे। सो लेट्स गो फर्दर। SNS.boxplot, अब हम यहाँ पे इसको अपने आउटलायर्स को विजुलाइज करेंगे थोड़ा फैंसी वे के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, RFM पूरा का पूरा डाटा फ्रेम पास कर दिया है, एंड वी हैव मेंशन कि भाई कौन कौन सा कॉलम, हम पूरा डाटा फ्रेम इस तरह पास नहीं कर सकते, हम लिस्ट पास कर दिया ऑफ डाटा। एंड देन वी हैव मेंशन कि भाई ओरिएंटेशन आपने ये लिखनी है कि देयर आर सो मेनी टाइप्स, आप उसको जिस तरीके से विजुलाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। मुझे तो भाई जो सही लगा मैंने उस तरीके से कर लिया, और जिस तरह की लुक मुझे अच्छी लग रही है उस तरीके से कर लिया। बाकी अगर आपको अपनी मर्जी से कभी कुछ करना हो, सिंपली यहाँ जाइएगा, यहाँ आप लिखेंगे SNS बॉक्स प्लॉट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपने, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर घुस जाना है, और देन यू कैन सी मल्टीपल थिंग्स हेयर। वी भी है, एच भी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करने हैं,
जो मर्जी करना है कर लें। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये वर्टिकली परफॉर्म हो रहा है ना, मैं चाहूँ तो उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली भी परफॉर्म करवा सकता हूँ। इट्स ऑल अप टू यू, आप जिस तरीके से भी इस पे आप अपनी जो है ना 30 मार खान जो भी आपको करना है आप करें, लाइक हाउ टू मेक इट फैंसी फॉर योर सेल्फ, जैसे मर्जी आप उसको कस्टमाइज या पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ना, इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हम डाटा को के बॉक्स प्लॉट के अंदर जब हम ये जो हम डाल रहे हैं वो ये है, डाटा इज इक्वल टू आर एफ है एट्रीब्यूट, जिसके ऊपर वो बॉक्स प्लॉट परफॉर्म करेगा। बॉक्स प्लॉट को किस तरह देखते हैं वो आगे जाके हम देखेंगे। टाइटल हमने सेट कर दिया, आउटलायर्स, वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉन्ट साइज भी आप मैंने दे दिया है 14, बोल्ड रख दिया थोड़ा सा, मैंने वाई की लेवल भी दे दी है और मैंने एक्स की लेवल भी दे दी है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी इस बॉक्स प्लॉट को ना आपको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो एक दूसरा बॉक्स प्लॉट देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, अगर यहाँ पे नहीं है तो नेट पे खोल लेते हैं नेट व्हाट इज बॉक्स प्लॉट। तो लेट मी ओपन जस्ट रेगुलर विजुअलाइजेशन ऑफ बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, नोट वीडियोस। ओके, ये हमारे पास आ गया है बॉक्स प्लॉट। अब इस बॉक्स प्लॉट के अंदर जो बॉक्स के अंदर बार आ रहा है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मीडियन वैल्यू, बीच की बिल्कुल जो वैल्यू होती है ना, दो वैल्यूज, दो मतलब अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के दरम्यान जो बीच बिल्कुल मीडियन वैल्यू होती है, ये लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नीचे जो बॉक्स होता है हमारे पास वो ये बता रहा होता है कि वैल्यूज विच आर लेस देन दोज मीडियंस, कितनी ज़्यादा वैल्यूज हमारे पास उससे कम है और कितनी ज़्यादा वैल्यूज हमारे पास उससे ज़्यादा है, ये बॉक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऑलराइट, उसके अलावा यहाँ कुछ खास ये काम नहीं है। इस बॉक्स के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी जा रही है हमारे पास, वो यहाँ तक जा रही होती हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं बिल्कुल एंड तक जा रही हैं, इधर तक, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहीं पे ही ख़त्म है। अब इसके ऊपर से जितनी डॉट 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 जा रही है ना, ये आउटलायर्स है, मतलब अपनी लिमिट से बाहर है। यहाँ तक अगर वैल्यूज हो ना हमारी, मतलब डाटा हमारा बिल्कुल बेतहाशा कुछ साफ सुथरा डाटा सेट है। लेकिन अगर हमारा डाटा सेट कुछ इस तरीके का हो कि इसकी लिमिट के खत्म होने के बाद भी अब ये डाटा सेट अब विजुअलाइजेशन पर दिखा रहे हैं कि स्मोकर है, कौन कौन स्मोकर नहीं है। अब हमारे पास ये इतना लिमिट से बाहर है जो इस रेंज में नहीं आ रहा, कोई ऐसा डाटा सेट आ गया जो परफॉर्म होते होते एकदम आगे निकल गया, तो उसको देखने के लिए इसको हम आउटलायर जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाटा बहुत ज़्यादा स्क्यूड हुआ हुआ होता है, तो उनको डील करने के लिए हम आगे जाके परफॉर्म करेंगे, कुछ क्वांटाइल्स परफॉर्म करेंगे, जो कि थोड़ा टफ कंसेप्ट है क्योंकि वो मैं भी भूल जाता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग तो थोड़ा टफ कंसेप्ट है। ऑलराइट, सो विल सी दैट सबसे ज़्यादा हमारे पास जो क्वांटाइल्स हैं वो किस में है, अमाउंट के अंदर है। मेन वाइल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन सो यू कैन आल्सो आस्क एनीथिंग यू वांट टू। All right, so someone has said कि minimum value will let you know the first transaction. How are you saying the last transaction? Okay, good question. Um, let me tell you. Okay, थोड़ा सा थोड़ी सी कंसल्टेशन सुनिएगा। देखिए डिफरेंस से क्या मालूम हो रहा है हमारे पास कि भाई लास्ट डेट टाइम से हमारे पास जो ट्रांजेक्शन आज परफॉर्म हुई है, फॉर एग्जांपल देखिए आज हमारा करंट टाइम स्टैम्प हम लोग ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। अब एक ट्रांजेक्शन मैंने परफॉर्म की आज, एक ट्रांजेक्शन मैंने परफॉर्म की है कल। अब अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं तो आज की टाइम जो डिफरेंस आ रहा होगा वो 0 डेज आ रहा होगा और कल का क्या आ रहा होगा, 1 डेज आ रहा होगा। तो अगर मैं मिनिमम फाइंड करूंगा ना, उससे ज़्यादा उससे ही मुझे लेटेस्ट मालूम होगा कि मेरी लेटेस्ट जो है, क्या मेरी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन परफॉर्म कब हुई है। तो वही मैं जब मिनिमम फाइंड करा तो 0 वैल्यू आ रही थी, जिससे मुझे ये फाइंड हुआ कि मेरी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन 0 दिन पहले हुई है। या यूं कर लें कि मेरी ट्रांजेक्शन कल हुई थी, एक ट्रांजेक्शन परसों हुई मेरी, ठीक है। आज जब डिफरेंस निकालूंगा तो एक में 2 दिन आ रहा होगा, एक में 1 दिन आ रहा होगा। जब मिनिमम निकालूंगा तो 1 दिन वैल्यू आ रही होगी, इससे मुझे ये मालूम होगा कि मेरी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन 1 दिन पहले हुई। इट विल नेवर रिटर्न के पहली ट्रांजेक्शन हमारी कौन सी, क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा होगा हमारे पास। ऑल राइट, अब बॉक्स डॉट के अंदर एक को कंफ्यूजन थी, लेट मी सी दैट क्वेश्चन अगेन। Values outside the box are the outliers, but inside final lines. Okay, तो कोई डेटा सेट मुझे खोल लेते हैं ऐसा जिस पे मैं समझा सकूं।
ऐसा ऐसा ये बहुत रेयर होता है, लेकिन होता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। C1 की प्लॉटिंग में नहीं होता। अब यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, लेकिन C1 की प्लॉटिंग में ऐसा नहीं होता, ये बेसिकली बता रहा है। लेकिन C1 की ज़रा प्लॉटिंग खोल लूँ मैं, C1 की प्लॉटिंग कैसी होती है। सी बॉर्न बॉक्स प्लॉट पाइथन। ऑलराइट, अब एक डेटा सेट हमारे पास यूं है और एक डेटा सेट हमारे पास यूं है। हमारा डेटा सेट यूं भी हो सकता है, हमारा डेटा सेट यूं भी हो सकता है। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पे बस क्या किया है कि भाई जहाँ जहाँ ब्लॉक्स है ना उसके ऊपर भी पॉइंट्स ओवरले कर दिए हैं। लेकिन हम इसको ओवरले नहीं करते हैं अपनी कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। ये जो पॉइंट्स इसकी लिमिट के अंदर आ रहे होते हैं ना, ये बता रहे होते हैं कि कितना ये रेंज के अंदर हमारे पास पॉइंट्स पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो इस लॉन्ग डैश से ऊपर जो पॉइंट्स हैं, वो जो दोनों के अंदर हमारे पास आ रहे होंगे, ये वो पॉइंट्स होंगे जो हमारे पास आउटलायर कहलाएंगे। तो यूजुअली हम अपनी आसानी के लिए इस तरीके की विजुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, इस तरह की विजुअलाइजेशन परफॉर्म नहीं करते। इट कैन बी ओवरलेड ऑन दिस गाय। इस समय सब ये मालूम हो रहा है कि भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं डेटा सेट के अंदर, इसमें अब तुम्हें पता चल रहा है कि भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत कम है, इसके बहुत ज़्यादा है, सब ज़्यादा इसी की जगह है। बस दैट्स इट, इसके अलावा कोई खास काम नहीं है इनका। Alright, so we have already seen outliers variable distribution here. Now we going to return values at the given quartile over recursive access. अब यहाँ पे हम कुछ स्केलिंग कर रहे हैं, लेकिन स्केलिंग से करने से पहले हम कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग स्टैटिस्टिकल आउटलायर्स को रिमूव करेंगे। किस तरीके से करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। क्योंकि ये जो है मेरा अपना कोड भी नहीं है, ये सिंपली मैंने नेट से कोड उठाया, क्योंकि मुझे याद ही रहता है ये कोड। ऑलराइट, Q1 इज इक्वल टू RFM डॉट अमाउंट इज इक्वल डॉट क्वांटाइल 0.05। अब क्वांटाइल क्या कर रहा है कि हमने इसको भाई नंबर दे दिया कि भाई 0.05, तो ये इतना परसेंट डाटा जो है ना भाई इसने ले लिया इसका RFM के अंदर से। फिर हमने ले लिया इतना परसेंट डाटा कह लें या इतनी परसेंट वैल्यूज कह लें, इतने परसेंट डाटा की वैल्यूज जो भी होंगी हमारे पास इसमें आ चुकी हैं। और 95% डाटा सेट की जो वैल्यूज थी हमारे पास वो इसमें Q3 के अंदर आ चुकी हैं। Q1 के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं और Q2 के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। लेट मी ऑल्सो नो द फुल फॉर्म ऑफ IQR। इसका एक फुल फॉर्म था जो कि मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा यार। लेट मी रिमाइंड दिस IQR, सॉरी, ओके, I don't know if this is something else as well. IQR and stats. ओके, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, ये बस मेरे दिमाग से अक्सर निकल जाती है। तो पहले हम थोड़ा इंटर क्वार्टाइल रेंज समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 होता है। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है जो हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास ये बॉक्स प्लॉट था, हमने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट देखा। मैं ज़रा इस इमेज को वहीं ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मुश्किल होती है। ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ये जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाकियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। राइट, text, and here we're going to import this image. Okay, okay, हमारे पास ये इमेज आ गई है। अब इस इमेज को ना थोड़ा गौर से समझना आप लोगों ने। हमारे पास ये बॉक्स प्लॉट्स थे, यहाँ पे तो बहुत पतले बॉक्स प्लॉट थे, यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जो इनिशियल पॉइंट हमारे पास आ रहा है इसको हम कहेंगे Q1। जो सेकेंडरी पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो उसको कहलाएंगे हम Q3। अभी हमारी मर्जी है हम दोनों के कितने परसेंट रेशियो निकालें। हमने इसका Q1 निकाल लिया, हमने इसका Q3 निकाल लिया। अब IQR क्या होता है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना Q1 का और Q3 का, वो कहलाता है IQR, जिसको हम बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो बॉक्स प्लॉट विजुलाइज होता है वो तो खैर हम उससे IQR नहीं देख सकते, लेकिन हम IQR कैलकुलेट ज़रूर करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आती होगी जब हमने बॉक्स प्लॉट यहाँ देखा था। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, ओके, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं कि भाई ये यहाँ अगर ये पूरा का पूरा ये डाटा है, सो व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स। तो ये बॉक्स जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये IQR रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मींस डिफरेंस ऑफ Q1 एंड Q2, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2। अगर हम वापसी जाएं अपनी नोटबुक के ऊपर नाउ, फालतू के टैब थोड़े बंद कर देते हैं टू मेक इट क्लीनर। ऑलराइट, सो ये रहा हमारा डेटा सेट। यहाँ पे हमारे पास क्या फंक्शन लिखा हुआ है, क्वार्टाइल 3 प्लस 1.5 इंटू
IQR, मतलब ये जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये किस तरीके से फाइंड हो रही है कि भाई ये अगर आउटलायर इसके बाहर आएगा, सो इट मीन्स के वो आउटलायर है, अगर वैल्यू उसके अंडर आ रही है तो मीन्स वो आउटलायर नहीं है। तो वो इस तरीके से फाइंड हो रहा होता है। हमारे पास क्वांटाइल 1 होता है, हमारे पास क्वांटाइल 3 होता है, जिस तरीके को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमने 0.05 दे दिया, 0.95 दे दिया, हमारे पास दो क्वांटाइल्स आ चुके हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द, वी कैन से IQR कैलकुलेट करना है, जो कि हमने यहाँ कर लिया है। किस तरीके से? Q3 के अंदर से मैंने माइनस कर दिया Q1। अब हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं, Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम वही परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली आउटलायर से डील नहीं कर रहे हैं, हम आउटलायर्स को रिमूव कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई अगर कोई ऐसा आउट डाटा है जो अपनी हद से बाहर है, तो यहाँ पे रिमूव कर दो। किस तरह रिमूव कर दो? हमने यहाँ पे सिंपली कंडीशन डाल दी है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे एक कंडीशन है, और यहाँ पे हमने वही दो फॉर्मूलाज को कोड में ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि भाई अगर RFM डॉट अमाउंट इस वैल्यू से ऊपर आ रही है, मतलब इस रेंज के अंदर आ रही है, ठीक है ना, तो उसको कंसीडर करें, या नहीं सॉरी, एंड ऊपर तो आ रही है लेकिन इससे कम होनी चाहिए, मतलब इस बॉक्स प्लॉट जो हमारा बना हुआ है इन वैल्यूज के दरमियान आनी चाहिए। आई डोंट नो इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं कैलकुलेट करने का, दैट इज व्हाई वी हैव बिल्ड आवर ओन। हमने सिंपली फॉर्मूलेस को इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग RFM, ये इस कंडीशन के थ्रू कि जितनी भी वैल्यूज अमाउंट के अंदर इसके दरमियान थी ना, हमारे पास सर वही डाटा फ्रेम बचे, बाकी का डाटा फ्रेम ना बचे। तो ना सिर्फ ये अमाउंट की वैल्यूज रिड्यूस कर रहा होगा, लेकिन अमाउंट को देखते हुए ये तमाम पूरी की पूरी रो ही रिमूव कर रहा होगा, और बाकी हमारे पास रो आ रही होंगी। सेम वी आर डूइंग फॉर रेसेंसी, एंड सेम वी आर डूइंग फॉर फ्रीक्वेंसी एज वेल। अब वैसे तो हमारे पास रेसेंसी में बहुत कम आउटलायर्स थे, लेकिन एक दो होंगे तो उसको भी उसने निकाल दिया होगा। और सेम हेयर फॉर फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास आउटलायर्स थे वो भी उसने निकाल दिए होंगे। तो ये सेम फॉर्मूला है तीनों के अंदर, बस हमने यहाँ पे अमाउंट, रेसेंसी और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेकर आ रहा है, एंड वी हैव टू परफॉर्म दिस। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आई है, या बॉक्स प्लॉट की अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आई है, सो प्लीज लेट मी नो, so before we perform scaling we should know this. Any question in this regard? All right, so box plot जो values define कर रहा होता है, I have read 3 questions and 3 questions were on the same path. देखिए बॉक्स प्लॉट जो क्वेश्चन डिफाइन कर रहा होता है ना, वो जो विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो डाटा को देखते हुए कर रहा होता है। लाइक इफ इट्स हैविंग दिस डाटा, हमारे पास दिस डाटा के अंदर 4 फीचर थे, लाइक अमाउंट था, 3 फीचर थे, अमाउंट था, रिसेंसी था, फ्रीक्वेंसी था। एज्यूम दैट इन दिस डाटा सेट वी आर हैविंग लाइक 4 फीचर जो हम लोग यहाँ पे इंटरनेट पे देख रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी जो मुख्तलिफ वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल तो हैं, लेकिन इसके अंदर कौन just on the sudden moment, uh, electric company just loves us, and okay, on the very sudden moment electric company just love us and took our electricity. But never mind, just restore the meeting. I hope nothing has happened to my recording, man. बस उसको कुछ problem ना हुई हो, because all right, so let me know that if my screen is clearly visible or not. Please let me know as soon as possible, so we're gonna continue it. All right. Okay. Okay. Thanks. Thanks to everyone who have mentioned me that screen is visible. Okay. So क्या हम कहाँ थे, मैं तो ये भी भूल गया हूँ। और लाइट, तो यहाँ बॉक्स प्लॉट के अंदर बॉक्स प्लॉट जो होता है वो खुद ही विजुलाइज कर रहा होता है कि हमारा IQ और क्या डेवलप हो रहा होगा, या हमारा जो एक पर्टिकुलर रेंज जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कोरिलेशन परफॉर्म अच्छी हो सकती है, वो कहाँ से कहाँ तक बन रही होगी, और डेटा कितना ज़्यादा स्क्यूड है हमारा, जो एक एनालाइज करने के अंदर जो मशीन लर्निंग मॉडल को हमारा मॉडल को कंफ्यूज कर सकता है और डाटा को बिल्कुल ही अलग प्रेजेंट कर देता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज इस बॉक्स प्लॉट में ऑलरेडी होते हैं, जिसके ऊपर ये
विजुअलाइजेशन परफॉर्म हो रही होती है, बट इट्स नेवर रिटर्न द वैल्यूज, इट जस्ट परफॉर्म द विजुअलाइजेशन। ठीक है, हमें ये वैल्यूज अब खुद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी बिकॉज आई कांट फाइंड द परफेक्ट हैंड टू हैंड वैल्यूज फॉर दैट। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपली हमने क्या करना है, हमने क्वांटाइल बनाना है 0.05 का और 0.95 का, ठीक है ना, एज पर एक्सपेक्टेड। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे ले लेंगे भाई आर एफ एम डॉट अमाउंट। हम ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं ले रहे, हम यूजुअली ये स्टैंडर्ड रेंज होती है कि 0.05 ले लो, 0.95 ले लो, ज़्यादा बड़ी रेंज कम कर लेते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं करनी चाहिए, फिर तो उसमें ना फिर आउटलायर्स भी कभी लिमिट में आ जाता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड रेंज, हमने यहाँ पे रेंज ले ली है। देन वी आर फाइंडिंग आई क्यू आर, हमने यहाँ पे आई क्यू आर मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर ली है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। ओके, और देन वी आर फाइंडिंग, हम लोग उस उनको जो हमारे पास जो वैल्यूज आउटलायर्स में आती हैं, हम उनको रिमूव कर रहे हैं। किस तरीके से रिमूव कर रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं हम ये वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। हमें आई क्यू आर क्यों निकाला था, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए थी और ये हमें आई क्यू आर की मदद से निकलता है उसका फॉर्मूला। हम यहाँ फॉर्मूला परफॉर्म कर रहे हैं क्यों उसका जो बिल्कुल मिनिमम अनस्क्यूड डाटा की पॉइंट था और जो अनस्क्यूड का मैक्सिमम डाटा पॉइंट था उसका भी हमने यहाँ पे कंडीशन फॉर्म कर दी है कि इसके दरमियान जितने भी हमारे पास अमाउंट्स होंगे या डाटा रोज होंगी वो सब कंसिडर हो रही होंगी, लेकिन उसके बाद की जितनी भी हमारे पर उसके बाद की या उससे बहुत पहले की जो हमारे पास आउटलायर्स होंगे वो हमारे पास से इस डाटा सेट में से रिमूव हो चुके होंगे। सेम वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस रिसेंसी एंड सेम वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस फ्रीक्वेंसी एज वेल। यूजुअली बॉक्स प्लॉट का इतना काम होता नहीं है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा डटी डाटा पे काम कर रहे हो, आपको डाटा बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड हो, क्योंकि ये डाटा तो बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड है। आप यूजुअली देख सकते हैं कैगल वाले तो यूजुअली कैगल पे लोग थोड़ा बहुत काम करके उसको थोड़ा साफ सुथरा करके डाल देते हैं, लेकिन हमने कैगल से डाउनलोड नहीं करा है। सो दैट इज वाई दिस डाटा सेट सो मच डटी एंड वी हैव टू परफॉर्म दिस स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स ऑन दिस डाटा सेट, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस तो हमने परफॉर्म कर ली यहाँ पे। और तीनों फीचर्स के मुताबिक हमने तीनों में से जो काफ़ी हद तक आउटलायर्स मतलब रिमूव कर दिए हैं। Now what we have to do, we have to rescale our attributes. Now why we have to rescale our attributes, क्योंकि अगर हम अपना डाटा देखें तो कुछ हमारा डाटा ऐसा है जिनकी वैल्यूज बिल्कुल मतलब लाइक रिसेंसी वो डेज के अंदर होंगी, मतलब अब उनका 1000 से ज़्यादा ऊपर कोई वैल्यू नहीं बन रही होगी। फ्रिक्वेंसी तो बहुत ही कम वैल्यू बन रही होगी, लाइक 1 2 3 5 14 100 200 ज़्यादा थोड़ी वैल्यू कोई बन रही होगी, इतना भी कोई कस्टमर नहीं आता है। लेकिन हमारे पास अमाउंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बन रही होगी। तो आप इन तीनों डाटा को इक्वली स्केल करेंगे हम। और कौन सी स्केलिंग अप्लाई कर रहे होंगे, अब दो तरह की स्केलिंग होती है हमारे पास, एक होती है स्टैंडर्ड स्केलिंग और एक होती है मिन मैक्स स्केलिंग। ठीक है, मिन मैक्स स्केलिंग का काम डिफरेंट होता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड स्केलिंग का काम बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि वो उसका जो डाटा होगा उसका मीन 0 के बराबर बनेगा, उसको इस तरीके से स्केल करेगा, और सिग्मा या समेशन जो होगा 1 के बराबर करेगा, मतलब वैल्यूज को वो इतना ज़्यादा स्केल डाउन कर देगा। अब हमारे मॉडल को ताकि इसको समझने में भी आसानी हो जाएगी। Now what we are doing, we are importing just important columns from this RFM to RFM underscore DF। हम ये यूजुअली इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि अभी हम बेसिकली रिसर्च ऑफ काम कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन बेस्ड काम नहीं कर रहे। ये तो हमारा कोड से काफ़ी तक चेंज हो चुका होगा। अभी हम रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, हम डाटा को खुद मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, हम देखेंगे कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, फिर हम उसका मॉडल बना के फिर जाके हम प्रोडक्शन में उसको यूटिलाइज करते हैं। तो अभी रिसर्च वर्क के अंदर हम इस डाटा को वैसे ही रहने देंगे। हम एक नया डाटा फ्रेम बना लिया हमने, RFM_DF, ठीक है। अब इसमें हमारे पास RM से तीनों ही कॉलम आ गए, ताकि अगर हमें इन फ्यूचर RM फ्रेम को अलग से व्यू करना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो, हमारे पास डाटा एग्जिस्ट कर रहा होगा। Then we have to instantiate this standard scalar function to scalar variable, and then we going to transform our entire data set। सिंपली यहाँ पे आपने entire data set को डाल देना है, और जो भी हमारा data set होगा उसको हम RFM_DF में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हमने एक नया data set बना दिया है RFM_DF_scaled। और जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, अगर हम इसकी शेप मालूम करें, कहाँ हमारे पास 5 लाख वैल्यूज थी, वो 4 लाख हो गई, ठीक है, नॉन नल नल वैल्यूज रिमूव करने के बाद। और अब कहाँ हमारे पास वैल्यूज इतनी कम होकर आ गई है कि हमारे पास टोटल वैल्यूज 4293 वैल्यूज टोटल हमारे पास मौजूद है। सो यू कैन सी दिस हेयर एज वेल। नाउ व्हाट वी गोना डू, अब हमारे पास RFM_DF_scaled हमारे पास मौजूद हो गया है।
अब हमने इसको क्या करना है कि ये ऑफ कोर्स जिसने जो स्केलिंग करी है ना, अब आपको सबको याद होनी चाहिए ये बात, काफी अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हो कि स्केलिंग करने के बाद हमारा डाटा एरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन अभी हमें इसको एरे में ट्रांसफॉर्म नहीं करना, हमें इसको वापस डाटा फ्रेम में विजुलाइज कन्वर्ट करना है, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म करना है. सो व्हाट वी विल डू, we'll perform this method on this pd dot data frame, मतलब pandas method data frame. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा का पूरा वो एरे डाल दिए जो हमारे पास ये बनकर आया स्केल्ड एरे, और यहाँ पे हम इसको एक डाटा फ्रेम डेवलप कर रहे हैं. अब एरे में कॉलम्स तो होती नहीं, तो हमारे पास डाटा फ्रेम में कोई कॉलम्स भी नहीं होंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर एफ एम अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर स्केल डॉट कॉलम्स कर दिया हमने. यहाँ पे उसको किसको असाइन क्या करा दिया, पूरी लिस्ट, अमाउंट, फ्रिक्वेंसी और रिसेंसी. अब तीन जो हमारे पास कॉलम्स बन रहे होंगे ना, उनके कॉलम नेम हमारे पास यहाँ से इधर आ गए, अमाउंट, फ्रिक्वेंसी और रेसेंसी. हमने बेसिकली इस कोड की मदद से एरे को एक जो है डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है. ऑलराइट, सो वी आर रनिंग प्रीटी लेट, we gonna be little bit fast, so but still I want to ask if there is something confusion for you guys, so please let me know. Alright, अगर अभी तक तो कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, but in future if there is any question I'm gonna answer that. ओके, बिल्डिंग द मॉडल. अब हम अपना आ गए स्टेप 4 के अंदर. ये काम हमारा वैसे हो जाना चाहिए था 9 बजे तक या 9:15 तक, बट स्टिल वी आर रनिंग लेट. सो के मींस क्लस्टरिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड पॉपुलर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. आप लोगों के मींस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सो वी सिंपली विल नेविगेट टू दिस के मींस, और इन केस ऑफ एडवांस चीजें देखेंगे, सिंपल चीजों को तो डिटेल में नहीं देखेंगे. के मींस विद सम आर्बिट्री के. पहले तो हम ना सिंपली इसको ऐसी एन क्लस्टर डाल देते हैं 4. अभी हम खुद से कुछ नहीं कर रहे, बाद में हम आज इसकी फाइंड करेंगे ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर यूजिंग टू मेथड्स, एल्बो मेथड एंड अदर मेथड का नाम भूल गया, सेलहॉर्ट मेथड. ठीक है, हम इन दो मेथड को यूज करेंगे. अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने सिंपली एक मॉडल ट्रेन करना है के मींस का. लेट मी डू इट कंट्रोल F9 सिंस इंटरनेट माय वाज रिस्टोर्ड, तो सबको रीरन करना पड़ेगा. सो यू विल सून गेट रिजल्ट्स, सब रन हो रहे होंगे फ्रॉम इनिशियल. तो यहाँ पे हमारे पास के मींस हमने एक मॉडल बना लिया है, इसमें हमने पास कर दिया कि भाई n क्लस्टर्स 4 है. नाउ व्हाट इज मैक्स आइट्रेशन, मैक्स आइट्रेशन इज ये कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपने 50 आइट्रेशंस करनी है, इससे ज़्यादा आइट्रेशंस नहीं करनी. उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये कि भाई हमारे जो डिफ़ॉल्ट आइट्रेशंस हैं वो मेरे ख्याल से शायद 10 हैं या 15 हैं, हमें थोड़ी आइट्रेशन बढ़ा दें ताकि ताकि ये बार बार थोड़ा चेक करें. बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस भी नहीं करनी चाहिए कि ये ना हो कि आप लोग 1000 कर दें कि आपका मॉडल इतना टाइम ले रहा हो कहीं वो ओवर फिट ही ना हो जाए. सो 50 seems to be ideal to me, so that's why I have mentioned 50 here. और जस्ट रेंडमली आप 4 पिक कर दिए, विल सी कि कुछ कौन सा कॉलम हमारे लिए या कौन सी वैल्यू हमारे लिए बाद में ज़्यादा बेहतर रहेगी. सो वी हैव पुट हेयर 4, और हमने एक मॉडल ट्रेन कर दिया किस पे, अपने स्केल डाटा फ्रेम पे. ऑलराइट, नाउ वी हैव पुट हेयर के मींस डॉट लेबल्स. अब के मींस डॉट लेबल्स के अंदर हमारे पास एक एरर रिटर्न हो रहा है. क्या एरर रिटर्न हो रहा है, ये हमारे पास एक मॉडल था और उसने क्या किया, जितने भी क्लस्टर्स बनाए अकॉर्डिंग टू सम डाटा, उसके उसने लेबल रिटर्न कर दिए. इसमें क्या हो रहा होता है हमारे पास, अगर आपने यहाँ देखा हो, ये हमारे पास ये रोज हैं. कितनी रोज थी हमारे पास टोटल, 4293 रोज थी. हर रो के मुताबिक इसने एक क्लस्टर नंबर असाइन कर दिया इस फंक्शन ने. असाइनिंग यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि असाइनिंग क्लस्टर नंबर टू ईच रो. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास सबके पास ना हर रो के पास एक क्लस्टर नंबर आ चुका है. तो ये बहुत लंबा एक एरे है, ऐसे यहाँ पर डॉट डॉट डाल दिया है. तो इससे हमें ये मालूम हो सकता है कि कौन सा कस्टमर किस क्लस्टर के अंदर आ रहा है. बट वी विल फाइंड सम अनदर टेक्निक विच इज एल्बो कर्व, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम इसको भी एक दफ़ा देखेंगे. उस दफ़ा हम स्टैटिस्टिकल डाटा अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं चाह रहा था मैं आप लोगों को उस वक्त. सो नाउ वील सी एल्बो कर्व मेथड टू गेट द राइट नंबर ऑफ क्लस्टर्स. यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्बो कर्व भी कहते हैं उसको, एसएसडी भी कहते हैं, मैं इसको एल्बो कर्व भी कहूँगा. ठीक है, देन वी आर व्हाट वी गोना डू हियर, रेंज एंड क्लस्टर. यहाँ मैंने एक लिस्ट बना दी है 2 3 4 5 6 7 8 कि भाई इन तमाम नंबर के ऊपर ना ये परफॉर्म करेगा कि कौन सा क्लस्टर सबसे ज़्यादा या कौन सी क्लस्टर सबसे ज़्यादा फिट रहेगी फॉर दिस एंटायर प्रोग्राम.
इंटायर मतलब डेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया k मीन्स इज इक्वल टू k मीन्स n क्लस्टर इज इक्वल टू n क्लस्टर्स। n क्लस्टर हमारे पास क्या है, जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स हमारी लिस्ट में चल रहा होगा 2 से लेकर 8 तक, वो हमारे पास इसमें वैल्यू परफॉर्म हो रही होगी। ऑलराइट, देन वी हैव मैक्स इटरेशन 50। हमारे मैक्स इटरेशन 50 रख दिया हमने, आइडियली यही सही रहेगी अभी फिलहाल, ठीक है। एंड देन वी हैव पुट हियर k मींस डॉट फिट rfm df scale। फिर हमने उसी लूप में एक फंक्शन ऐड की है ssd डॉट append k मींस डॉट inertia अंडरस्कोर। ये क्या कर रहा होगा, ये एक SSD हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है, और यहाँ पे इन सब का एक SSD स्कोर है हमारे पास, जो उन सबका SSD स्कोर मतलब एक प्लॉटिंग हो रही होगी। ये जो हमारे पास ये वाला स्कोर चल रहा है, ये इसकी SSD प्लॉटिंग है। तो किस पॉइंट पे जाके हमारे पास परफेक्ट एल्बो बन रहा होगा, वो पॉइंट हम देखेंगे, और वहीं पे ही हम यूजुअली क्लस्टर नंबर परफॉर्म करते हैं। सो वी गोना सी दिस अगेन। यहाँ पे हमने वही पूरा मॉडल ट्रेन कर दिया, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ क्लस्टर जो थे डाल दिए, वही जो हमारे पास लूप में चलेंगे। देन वी आर एडिंग स्कोर या इनर्शिया स्कोर ऑफ ईच। यहाँ पे हम इनर्शिया स्कोर की मदद से मालूम कर रहे हैं SSD स्कोर, और इस लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं SSD डॉट अपेंड के अंदर। एंड देन वी आर प्लॉटिंग हेयर SSD। सिंपली आपने plt डॉट प्लॉट SSD कर देना है, सिंपल से एक प्लॉट बनेगा फॉर ऑल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे परफेक्ट वैसे तो बन रहा है 1 के ऊपर, लेकिन ऑफ कोर्स 1 के ऊपर हमेशा ऐसी तरीके से गिर रहा होता है एल्बो, ये हमारे पास एल्बो बन रही है। लेकिन 1 क्लस्टर अगर हमारे पास होगा तो ऐसा तो हो ही सकता है, क्लस्टर हमारे से एक से ज़्यादा ही होंगे। तो अगर हम सेकंड थोड़ा सा जाएं, तो या तो हमारे पास सेकंड बनेगा या हमारे पास थर्ड बनेगा। सेकंड या थर्ड बन सकता है। हमारे पास वैसे 3 फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी इट्स रिप्रेजेंटिंग दिस सेकंड वन मच बेटर देन थर्ड। और उसके अलावा ये जो 3 4 दोनों दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं, 5 भी तकरीबन इक्विवेलेंट है। एल्बो अगर उससे बेहतर 1 के अलावा कहीं बनता है तो 2 के ऊपर बन रहा है। बट वी विल सी दैट सिलहोट स्कोर एज वेल। मेरा नहीं ख्याल कि 2 विल बी द बेस्ट सोल्यूशन एज वेल टू फाइंड। तो हम एक दफ़ा सिलहोट एनालिसिस कर लेंगे इसकी। नाउ विल फाइंड द पी। अभी सिलहोट एनालिसिस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्कोर मालूम होने का तरीका होता है P माइनस क्यू अपॉन मैक्सिमम ऑफ पी क्यू। What is the Q? What is the P and what is the Q? P is the mean distance of the points in the nearest cluster that the data point is not a part of, ठीक है। अब ये एक डाटा पॉइंट है, उसके नियरेस्ट फॉर एग्जांपल जितने भी जो डाटा पॉइंट्स होंगे उनका जो मीन डिस्टेंस होगा ना, ये वो नियरेस्ट क्लस्टर के दरम्यान, ये वो यहाँ P के अंदर वो कैलकुलेट हो रहा होता है। Then what is Q? Q is the mean intra-cluster distance to all the points in its own cluster. P दूसरे क्लस्टर से डिस्टेंस मालूम कर रहा था, और Q जो था वो उस एक क्लस्टर के अंदर उस पर्टिकुलर डाटा पॉइंट से करीब कितने मतलब डिस्टेंसेस हैं वो मालूम कर रहा होता है यहाँ पे। तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, तो उसकी वैल्यू वही जो लाई करती है -1 से 1 के करीब लाई करती है। किस तरह हम मालूम करेंगे कौन सी वैल्यू अच्छी होती है, जितना 1 के करीब होगी उतनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू होगी, जितना -1 के करीब होगी उतना कम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए, अ स्कोर क्लोजर टू 1 इंडिकेट्स दैट द डाटा पॉइंट इज वेरी सिमिलर टू अदर डाटा पॉइंट इन इट्स क्लस्टर। अ स्कोर क्लोजर टू -1 इंडिकेट दैट द डाटा पॉइंट इज नॉट सिमिलर टू द डाटा पॉइंट इन इट्स क्लस्टर। तो उस तरीके से हमारे पास जो है ना, हमें नियरली 1 चाहिए ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारा स्कोर कितना अच्छा परफॉर्म हो रहा है। ये वही कोड है सिंपल जो हमने कोड ऊपर लिखा था, रेंज एन क्लस्टर भी वही रेंज आ गई है, वही लूप आ गया है, यहाँ वही के मीन्स आ गया है, ठीक है, वही डाटा हमारे पास आ गया है। हमने यहाँ पे लेबल्स को डिफरेंट रखने के लिए कि भाई इस दफ़ा पता नहीं कौन से पहले लेबल्स रिटर्न कर दे, तो हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया है भाई क्लस्टर लेबल्स, ठीक है। जो जिस तरीके से जिस लेवल पे जा रहा होगा हम यहाँ पे क्लस्टर लेबल्स ले रहे हैं। Then we are performing the actual thing, silhouette average, which is derived from silhouette score. हम इसको नाम देते silhouette average के नाम से, ठीक है। जो हम एवरेज स्कोर निकाल रहे होंगे, और किस तरीके से निकाल रहे होंगे, हम पूरा का पूरा डाटा फ्रेम यहाँ डाल रहे होंगे और क्लस्टर लेबल यहाँ डाल रहे होंगे। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो डाटा हम क्लस्टर लेबल हमारे पास अभी करंट चल रहा है, ठीक है ना, वो मतलब एक डेटा के मुताबिक किस नंबर ऑफ क्लस्टर में से ट्रांसफॉर्म किया। अब जैसे हम ऊपर देखें तो मैं थोड़ा कंफ्यूज ना कर रहा हूँ, आई होप कि मैं कंफ्यूज ना कर रहा हूँ आप लोगों को।
ये हमारे पास हर रो के मुताबिक क्लस्टर्स परफॉर्म हो चुके हैं। अब अगर हम के मीन्स को परफॉर्म करते हैं भाई 15-20, तो भाई वो 15-20 भी क्लस्टर बना चुका होता। बट क्या होता, 2-3 में 15-20 में फर्क क्या होता कि उनकी लेबलिंग में फर्क आ जाती है। दैट इज व्हाई वी आर पासिंग cluster labels and in the entire data set as well for Silhouette score and we are assigning this value into Silhouette average, ठीक है। और फिर हम उसको अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए विजुलाइज भी कर रहे हैं कि कौन से क्लस्टर के लिए, ठीक है ना, कितना अच्छा Silhouette स्कोर आया है। मीनवाइल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन तो नो प्रॉब्लम। अगर हमारी वर्कशॉप ज़्यादा लंबी हो जाएगी सो वी गोइंग टू डिवाइड दिस वन इनटू अनदर पार्ट। आई विल सी कि ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है ये लंबी हो जाएगी। मैं कह चुका हूँ कि 10 बजे तक जाएगी ये, बट विल सी दैट। अगर ऐसा नहीं हुआ कि 10 बजे तक ना जाए तो मैं एक रिकॉर्डिंग बना के अपलोड कर दूंगा, और हम वर्कशॉप को 10 बजे तक परफॉर्म नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज मेरी भी एनर्जी काफ़ी डाउन हो जाती है बोलते बोलते। अगर हम यहाँ पे अब देखें सिलहोइट स्कोर, थोड़ा अगर मैं जूम इन कर दूं, सो 0.541 और 0.508 और कम होता जा रहा है ये स्कोर। हमारे पास बेस्ट स्कोर अभी भी जो है ना नंबर ऑफ क्लस्टर 2 पे आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 पर आ रहा है और ऊपर भी हमारे पास 2 पर आ रहा है। तो अगर हम देखें एल्बो हमारे पास सबसे अच्छा जो है, 1 के अलावा, 1 को नहीं देखना आपने, 1 के अलावा हमारे पास सबसे अच्छा एल्बो जो है 2 पे बन रहा है, 3 पे नहीं बन रहा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम वैल्यूज चेंज कर देंगे। इधर हम वैल्यूज कर देंगे भाई 2, ठीक है। हमने सिंपली यहाँ पे 2 वैल्यूज कर दी हैं क्योंकि 2 ही हमारे पास सबसे परफेक्ट जो है क्लस्टराइज हमारे पास वैल्यू आ रही है सिलहोडो स्कोर के मुताबिक भी और एल्बो स्कोर के मुताबिक भी। हमने दोनों मॉडल या दोनों टेक्निक अप्लाई करके देख ली है। देन लेट जस्ट वेट फॉर इट। मैंने फिर सारे रन कर दिए बिकॉज सारा आगे का तक का जो परफॉर्म हुआ था ना 3 के हिसाब से हुआ था, तो मैंने उसको 2 के हिसाब से कर दिया। ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ये हो जाएगा सारा। ओके इसको 2 कर दूँ मैं ज़रा। ओके देन यहाँ पे हमने लेबल्स प्रिंट कर दिए। हमारे पास डिफरेंट लेबल आ रहे हैं 010101, क्योंकि हमारे पास 2 तक वैल्यू जा ही नहीं होंगे, हमारे पास क्लस्टर बहुत कम होंगे, तो उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। मतलब हमारे पास कस्टमर जो है अभी 2 क्लस्टर में डिवाइड हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा नहीं होता। यूजुअली हम लोग 3 क्लस्टर में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन क्या पता वो उसमें चेक कर रहा हो। अब डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, आप चाहें तो उनको बाद में 3 क्लस्टर में भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 क्लस्टर में भी डिवाइड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास इतना कोई खास नहीं है। All right, so we are seeing the labels here according to each row. कौन सी रो को उसने कौन से क्लस्टर में असाइन की है। देन व्हाट वी गोना डू हियर, हमने आरएफएम के अंदर क्लस्टर आईडी को बराबर ले लिया किसके, के मींस डॉट लेबल्स के। मतलब हमारे पास एक कस्टमर आईडी थी, ठीक है, और एक हमारे पास डिफरेंट कस्टमर आईडीज थी, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि हम 2 कस्टमर्स को आपस में मैच कर रहे हैं कि हमारे लिए कौन से वो कस्टमर हैं जो जिनकी एक ही कोई एक नस्ल है। तो हम उनको क्लस्टर में डिवाइड, हमने क्लस्टर असाइन कर दिया और हमने उसको लेबल्स या वैल्यूज असाइन कर दिए कि भाई जो 1 है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं, जो 0 हैं वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं। तो भाई यहाँ पे ये सिनेरियो हो रहा है, ठीक हो गया। आप 3 कर लिएगा इसको, अभी मैं सिर्फ 2 पे समझा रहा हूँ, ये आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी ग्रुपिंग कर लें। इफ वी सी हेयर द बॉक्स प्लॉट टू विजुलाइज क्लस्टर आईडी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अब दोबारा से क्लस्टर आईडी के दरमियान और अमाउंट के दरमियान जब हम डाटा को विजुलाइज कर रहे हैं बॉक्स प्लॉट में, तो अब हमारे पास डाटा स्क्यूड अभी भी आ रहा है। ऐसी बात नहीं कि डाटा हमारे पास स्क्यूड अभी भी नहीं आ रहा, बिकॉज अब हमारे पास डाटा बिल्कुल डिफरेंट स्टैंडर्ड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। दैट इज वाई वी आर स्टिल हैविंग स्क्यूड इन अ डाटा। लेकिन अब हमें स्क्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है, अब हम स्क्यूड से आगे जाके झेलेंगे, और किस चीज़ से झेलेंगे वो हम आगे जाके देखते हैं। स्क्यूड आ रहा है, नो वरीज। हम ये देख रहे हैं कि हाँ चलो भाई कुछ डाटा अपनी हद से बहुत ज़्यादा बाहर हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि शायद क्लस्टर सही नहीं बने हमारे पास, तो हम इसको 3 कर सकते हैं बाद में। आप लोग 3 करके देखिएगा, श्योरली बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपका जो आउटलायर्स बन रहे हैं ये कम हो जाएंगे, ठीक हो गया। Then we are building box plot to visualize our cluster ID versus frequency. अब हमारे पास यहाँ पे क्लस्टर आईडी बन गई है और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास ये है ऑलरेडी मौजूद है। अब हम तमाम फ्रीक्वेंसी को फीचर्स को क्लस्टर आईडी के अकॉर्डिंग विजुलाइज कर रहे हैं, बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारे पास 0 क्लस्टर आईडी थी, हमारे पास क्लस्टर आईडी 1 थी।
मतलब क्लस्टर हमारे पास जो 1 था उसमें हमारे पास कम अमाउंट फेंका गया है, जबकि हमारे पास जो क्लस्टर 0 थी उसमें हमारे पास ज़्यादा अमाउंट फेंका गया है। मे बी होपफुली कोई बंदा डेप्थ के अंदर हो अपना, तभी उसका पैसा हमें माइनस के अंदर आ रहा हो, या कोई भी इशू हो सकता है। ये इसको हम बाद में इंडिविजुअली भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है, बिकॉज देर आर ओनली 3 आउटलायर्स। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी सिंपली विल नेविगेट टू दिस। हम लोग फ्रिक्वेंसी के मुताबिक बॉक्स प्लॉट निकाल लेंगे और हम देख लेंगे कि भाई जो जीरो क्लस्टर जिसने डिवाइड किया है उसमें हमारे पास वो बंदे जो ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली हमारे पास आते रहे, और क्लस्टर 1 में हमारे पास वो बंदे हैं जो हमारे पास बहुत कम आते रहे। इत्तेफाक से हम ये देख रहे हैं कि जो ज़्यादा आ रहे हैं वो रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट करके दे रहे हैं, जो कम आ रहे हैं वो रेवेन्यू भी हमारे पास कम जनरेट करके दे रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू सी रेसेंसी। अब रेसेंसी में हम डिफरेंट बिल्कुल चीज़ दिख रही है। वो क्या दिख रही है कि भाई जो हमारे पास लोग आ रहे थे ना पहले, वो ज़्यादा कमा के दे रहे थे। अब जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, रेसेंसी तो यही मालूम हो रहा है ना कि लास्ट के लेटेस्ट कस्टमर्स कौन है हमारे पास। तो उससे हमारे पास क्या मालूम हो रहा है कि भाई लेटेस्ट जितने भी कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं उनसे हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे थे। जो कस्टमर हमारे पास पहले आ रहे थे उन सब ने बहुत पैसा कमाया है। सो दिस इज द एनालिसिस जो हम ये जनरेट कर रहे हैं कि अभी हमारे पास डिफरेंट कस्टमर्स आ रहे हैं और वी मे हैव लूज सम कस्टमर्स। क्या हुआ है भाई, समझ नहीं आ रहा। तो ये तो खैर हम 2-3 साल की प्रिडिक्शंस के ऊपर भी एनालाइज कर रहे होते हैं कि भाई वो कस्टमर रिपीटेडली हर 2-3 साल बाद आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आना छोड़ दिया उसने। सो इट मीन्स दैट यू आर लूजिंग योर ओल्ड कस्टमर ड्यू टू सम सर्टन रीजन। तो यहाँ पे आरएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि कोई रोज़ रोज़ भी आए तो वो उतना ही पैसा जनरेट कर रहा हो, या जो कल आया उसने आपको ज़्यादा पैसा बना के दिया हो। मे बी कोई ऐसा हो जो बहुत कभी कभी आता है लेकिन वो आपको ज़्यादा पैसा कमा के दे जाता हो। तो वी मे हैव दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन हेयर, देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग हेयर। ऑलराइट, अब हम क्या परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, हिरार्किकल क्लस्टरिंग। और ये बहुत लंबा आगे जाके ये और चल रहा है और चल रहा है और चल रहा है और चल रहा है, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव दिस सो मेनी थिंग्स हियर। सो व्हाट यू सजेस्ट मी कि आज वर्कशॉप यहीं पे एंड कर दें, या हिरार्की क्लस्टरिंग रह गई है सिर्फ, इसको भी एक्सप्लेन करके हम पूरी की पूरी वर्कशॉप को एंड कर देते हैं। व्हाट यू सजेस्ट मी गाइस, प्लीज लेट मी नो। वन हैज आल्सो सजेस्टेड मी के long workshop should be divided into 2 workshops. All right, I will take that into consideration, especially for next final project. All right, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी रह गई हो, मतलब अभी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो अभी पढ़ा दूंगा, बाद में पढ़ना चाह रहा हूँ तो बाद में पढ़ा दूंगा, as you wish. So please let me know right now. Any comments regarding that? There are so many students sitting here. ठीक है, आज एंड कर देते हैं। So okay guys, so I have received 2 to 3 comments to end that today workshop. We have done a lot and it's too much to process. All right, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। उसको जितना आज पढ़ा है, आप गेटअप आपके पास अवेलेबल है, आपके पास आगे की भी गेटअप अवेलेबल है, आप खुद से ही परफॉर्म कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ अब। एंड टुमारो वी गोना सी द सेम थिंग अगेन, वी गोना सी द पार्ट 2 ऑफ टुडेज वर्कशॉप। और क्या रहा होगा दैट वी विल बी सीइंग हायरार्किकल क्लस्टरिंग, कि किस तरीके से अब आगे जाके हमने इसको फाइनल एनालिसिस पे पहुंचना है। प्लीज़ 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 बिफोर टुमारोज वर्कशॉप यहाँ तक एटलीस्ट के मीन्स क्लस्टरिंग तक बिल्कुल परफॉर्म कर लें। कल हम के मीन्स से नहीं, कल हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली सिलहोट से। ठीक है, हम लोग सिलहोट से एक ओवरव्यू ले लेंगे कि के मीन्स का और सिलहोट का देखिएगा, वैल्यूज चेंज करके के मीन्स की कि भाई कुछ फ़र्क बन रहा है इसके अंदर या नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से इनको बॉक्स प्लॉट को विजुलाइज करके समझ के अंडरस्टैंड करके देन वी गोना जंप टू हायरार्किकल स्ट्रिंग, जो कि हमारा आधा पौना घंटा ले लेगा। एंड देन वी गोना सी सम लिंकेज थिंग्स एज वेल। देन वी गोना सी सम मोर थिंग, डेंडोग्राम देखेंगे थोड़े मजीद। देन वी विल कम टू देयर एंड फाइनल एनालिसिस। सो अनफॉर्चुनेटली वी आर हैविंग वन मोर वर्कशॉप ऑफ क्लस्टरिंग नाउ। कल हमारी एक वर्कशॉप अब और होगी क्लस्टरिंग की, द सेम वर्कशॉप विद द अनदर पार्ट, और हो सकेगा तो उसमें मैं कुछ चीज़ और ऐड कर दूंगा। देन वी विल मूव टू reinforcement learning और neural networks. So I hope now you have to spend your much brain on this kind of things.
ताकि आप चीज़ों को जितना तेज़ी से समझेंगे आप डीप लर्निंग के लिए उतना जल्दी प्रिपेयर्ड होंगे. बिकॉज इट्स माई डीप विश टू प्रिपेयर द कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट आउटलाइन ऑफ डीप लर्निंग. बाय मीन्स ऑफ डिफिकल्ट मीन्स कि वो आउटलाइन नहीं जो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ मिल जाता है, वो आउटलाइन जो कहीं पढ़ा हुआ नहीं मिलता, जो कि पेड ट्यूटोरियल्स पे होता है या पेड वर्कशॉप्स में होता है. तो वो मैं सोच रहा हूँ कि डीप लर्निंग की जनरेट करूँ. So for that, we have to be very quick. We have to be very fast in this. And till that, all right. Happy learning. Bye bye. Allah Hafiz.